हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेनो आर्ट विद खुशी। तो कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत ही अच्छे होंगे। ओके गाइस, तो मैं आपसे सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने लव एंड सपोर्ट के लिए। जो आप लोग मेरी वीडियोस को इतना देखते हैं, इतना शेयर करते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड सेकेंड थिंग, आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे स्टेनो की। देखो, जिन्होंने अभी लास्ट ईयर एग्जाम दिया था, मतलब जिनका अभी स्किल है, उनकी डेट तो आ चुकी है। उनकी डेट तो जो है जैन में है, 3 और 4 को उनका एग्जाम है। तो वो तो जो है अपनी स्पीड की तैयारी कर रहे हैं। बाकी लेकिन जो बाकी के जो बिगनर्स स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग भी अपने माइंड में रख के चलिए कि जो 2024 की वैकेंसी आएगी तो उसमें फिक्स आपको अपनी एक सीट को रिजर्व करके रखना है। मतलब अपने माइंड में फिक्स रखो कि 2024 में मुझे एसएससी स्टेनो की जॉब लेनी ही है, फिक्स में। ठीक है, ये मत सोचना कि नहीं देखते हैं, ट्राई करते हैं, हो जाएगा तो बेटर है, नहीं हुआ तो नहीं। नहीं, माइंड में फिक्स रखो कि जो ग्रेड सी की या डी की, दो इसमें ग्रेड होते हैं, तो दोनों में से कोई भी जॉब मिल जाए सबसे बेस्ट है। कि अगर आपको सी की मिल जाती है, इन केस अगर सी की नहीं भी मिलती है, तो भी आप माइंड में रखो कि मुझे दोनों में से कोई एक जॉब तो लेके रखनी है। मतलब वहां पे अपने आप एक सीट जो है अभी से माइंड में रिजर्व लेके चलो कि फिक्स में कि मुझे तो ये वाली जॉब चाहिए ही चाहिए। और वो चाहिए ही चाहिए सिर्फ कहने से नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको अभी से अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तैयारी कैसे? सबसे पहले तो जो इसमें रिटर्न होता है उसकी तैयारी भी आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि फॉर्म निकलेंगे नेक्स्ट ईयर तब हम स्टार्ट करेंगे, तो नहीं, इतना ज्यादा टाइम नहीं है, इतना डिले करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका जो है कुछ ना कुछ सिलेबस रह ही जाएगा, प्रॉपर आप तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप जो भी इसका रिटर्न है उसकी प्रिपरेशन भी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जो अभी फॉर्म आने वाले 2024 में। प्लस जो स्किल है, जो स्टेनो है, उसके लिए भी आप अभी से तैयारी करिए, क्योंकि जो स्टेनो है बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है। ये 2 महीने में या 2 दिन में होने वाली चीज नहीं है कि आपने आज पढ़ा, 3-4 दिन रिवाइज किया और आ गया। नहीं जी, इसमें टाइम लगता है, इसको टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस कर करके इसको जो है माइंड में और हाथों पे बिठाना पड़ता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपको इसके लिए भी अभी से तैयारी रखनी पड़ेगी, अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा अच्छे से। आप अपने माइंड में टारगेट लेके चलो कि 3 से 4 महीने में मुझे इस बुक को कंप्लीट करना है। उससे पहले ही हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना। अपने माइंड में फिक्स रखो कि मैक्सिमम मार्च तक, ठीक है, मैक्सिमम मार्च तक आपको ये बुक कंप्लीट कर देनी है। प्लस कोशिश करना जो बुक के अंदर एक्सरसाइज दी हुई है उसमें भी आपकी कम से कम 70 की स्पीड तो आ जाए। मतलब जो बुक में मैटर्स दिए हैं ना, स्टेनो की बुक में दिए हैं, रेड वाली में, येलो वाली में, न्यू एरा वाली बुक जिससे मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो उसमें जो मैटर्स दिए हैं, जब तक आपकी बुक खत्म हो, साथ साथ उस बुक के अंदर ही आपके मिनिमम 70 की स्पीड अगर आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उससे आपका ही फायदा होगा कि आपको बाद में अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है, या आपका अलग से टाइम वेस्ट नहीं होगा स्पीड के लिए। क्यों? क्योंकि अगर पहले से आपकी स्पीड थोड़ी सी अच्छी होगी बुक के अंदर, तो जो है नेक्स्ट जो हम मैगजीन स्टार्ट करते हैं उसको आप जल्दी से जल्दी कर पाओगे और वहां पे आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी तो आप इसके जो है 11-12 चैप्टर चलने दो आराम से। जब तक हम कर रहे हैं तब तक आपको स्पीड पे करने की जरूरत नहीं है, तब तक आप इतनी प्रैक्टिस कर लो, इसके रूल्स को समझ लो, वही बहुत है। ठीक है, जैसे हम 11-10 के बाद 11 चैप्टर पे आएंगे तो उस टाइम पे मैं बता दूंगी आपको साथ साथ ही जो भी इसकी जो इसमें पैसेज वगैरह दे रखे हैं, जो मतलब मैटर्स दे रखे हैं, आप उसकी भी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स में आपको डाल दिया करूंगी। वैसे तो अभी भी मैंने चैनल पे डाल रखी है, उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, बट अभी आप मत करो। थोड़ा सा उसको, उसके लिए आपको मिनिमम 9-10 चैप्टर हो जाए, थोड़ा सा आपका बेस जो है वो अच्छा हो जाए, तो उसको करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और करने में आपको मजा भी आएगा। अभी करोगे तो सर के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है गाइस, ओके, तो मैंने कुछ ज्यादा ही लंबा लेक्चर दे दिया। ठीक है, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। लास्ट क्लास में मैंने आपको वॉवल्स कराए थे। मैंने आपको जो हमारे 12 वॉवल्स होते हैं वो सारे सारे कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको उन वॉवल्स में से किसी भी वॉवल में कोई भी डाउट है तो आप पहले उसे क्लियर करना। ठीक है, या मुझसे पूछना है, जैसे भी पहले उनको क्लियर करो जो उनका मैंने आपको होमवर्क दिया था। अगर वो होमवर्क हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो पिछला अच्छे से कंप्लीट करें। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, पहले भी बोला है, अब भी बोल रही हूँ कि वॉवल जो है वही आपके बेस है। अगर वॉवल क्लियर नहीं होंगे तो आगे का कोई भी टॉपिक समझ नहीं आने वाला है। अगर आ भी गया तो 2 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए आएगा, उसके बाद उड़ जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि माइंड में प्रॉपर अभी बेस तो बैठा ही नहीं है, बेस तो आपका क्लियर ही नहीं है। तो पहले आप वॉवल को क्लियर करिएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या है गाइस, उस वॉवल्स में भी थोड़े बहुत बच्चों को शायद से कंफ्यूजन हो रहा होगा कई बार प्लेसिंग का। जैसे फर्स्ट प्लेस पे है, हमने पढ़ा है कि कॉन्सोनेंट टच नहीं करता, बट सम टाइम क्या है सेकंड वाला स्ट्रोक शायद टच कर जा रहा हो या कट कर जा रहा हो, तो बच्चों को थोड़ी सी होती है कंफ्यूजन। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखो टोटल जो है हमारे इसके 3 रूल्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे रूल है, उन्हीं को जो मैंने वॉवल्स पढ़ाए हैं आपको उन्हीं को बनाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है उसके लिए। वैसे भी आप देख सकते हैं कि जो छोटे मोटे आपके डाउट्स आ रहे हैं ना वॉवल्स को लगाने में, वॉवल्स के अकॉर्डिंग वर्ड्स को बनाने में, चाहे डॉट वाले हो चाहे डैश वाले हो, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर आपका कोई भी स्ट्रोक क्या है डाउनवर्ड प्लस, ठीक है गाइस, अगर आपका कोई भी स्ट्रोक क्या है हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड है, हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड है, मतलब जो वर्ड का पहला वाला स्ट्रोक है वो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, या तो के होगा, गे होगा, एम होगा, एन होगा, या फिर इंग होगा। इन पांचों में से कोई भी सिंगल साउंड आता है, प्लस सेकंड वाला स्ट्रोक जो है वो होगा डाउनवर्ड, पी बी टी जी टी डी चेजे वगैरह। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो आपकी फर्स्ट कंडीशन आती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने वर्ड लिख दिया क्या, मैड, नेक्स्ट मैंने लिखा मेड, नेक्स्ट मैंने लिखा मिड। वैसे आप ये कर चुके हो, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन आ रही है, इसको करने के बाद 0% भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वर्ड क्या है मैड, मैड को अगर मैं मैच करती हूँ किसमें आएगा, लैड वाले में, मतलब फर्स्ट प्लेस के लाइट डॉट में आएगा। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, क्या ये वाली कंडीशन इन तीनों वर्ड्स में मैच करिए। देखो तीनों का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है हॉरिजॉन्टल और सेकेंड है डाउनवर्ड। ठीक है, कंडीशन ये वाली मैच कर रही है, तो मैड जो है वो आएगा फर्स्ट प्लेस में। ठीक है, अगर फर्स्ट प्लेस का साउंड हो और कंडीशन हो ये वाली, तो हमेशा ध्यान रखना है फर्स्ट प्लेस के साउंड में अगर कंडीशन है हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड की, तो उस केस में ये दोनों ही कॉन्सोनेंट लाइन को कभी भी टच नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रही हूं, अगर कंडीशन है आपकी हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड की, कि पहले वाला स्ट्रोक आपका हॉरिजॉन्टल है और सेकेंड वाला डाउनवर्ड है, और साउंड है उस वर्ड में फर्स्ट प्लेस का, चाहे डॉट वाला हो चाहे डैश वाला हो, तो उस कंडीशन में जो आपके दोनों ही कॉन्सोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल वाला है और जो डाउनवर्ड वाला है, वो दोनों ही लाइन को टच नहीं करती हैं। दैट मीन्स क्या होगा, एम जो है बनेगा अबव द लाइन और जो डी है वो भी लाइन को टच नहीं करेगा। अगर ये टच करता है दैट मीन्स ये रॉन्ग हो चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। कंडीशन ये वाली है साउंड फर्स्ट प्लेस का, तो दोनों ही टच नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि ये दोनों तो हमारे फर्स्ट के थे, मतलब फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने इसके अकॉर्डिंग बना दिया लाइन के ऊपर। अगर इसके साथ में एक और डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, एक दोबारा से डी आ जाता फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में भी हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड फर्स्ट का साउंड है, मतलब एम और डी तो फर्स्ट पे ही है, वो टच नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट क्या है, एक और मान लो दोबारा से डी आ गया था या दोबारा से पी आ गया, अब वो जो थर्ड वाला कॉन्सोनेंट है वो अपने मोशन के अकॉर्डिंग काट रहा है, टच कर रहा है, नहीं कर रहा, वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, उस पर हम इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब जो डी है नेक्स्ट वाला वो काट रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उस केस में भी जो ये दोनों ही कॉन्सोनेंट है वो यहाँ पे लाइन को जो है टच नहीं कर रहे हैं। एम और डी अभी भी दोनों को दोनों कहाँ हैं आपके, अबव द लाइन बने। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे एम और डी है वो अबव द लाइन है। मान लो इसके साथ में एम और डी था, पी होता तो वो पी टच कर रहा है, कट कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो एम और डी है वो अबव द लाइन ही रहेगा। मतलब जो हॉरिजॉन्टल और डाउनवर्ड वाला है फर्स्ट के साउंड में दोनों अबव द लाइन ही बनेंगे। अगर इन दोनों के बाद एक अपवर्ड कॉन्सोनेंट होता तो भी वो टच नहीं करता, क्योंकि वहां पे क्या है, अगर मैं मान लो एल होता मैं उसको बना देती अपवर्ड। अब यहाँ पे क्या है, जो तीनों ही आउटलाइन है वो बैलेंस कर गई है, मतलब एक चीज नीचे आई एक चीज चली गई ऊपर, तो सिंपल सी बात दोनों इक्वल में ही रहेंगी, ना कोई कट करेगा, ना ऊपर रहेगा ना नीचे रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो पहले दोनों वाले हैं वो फर्स्ट प्लेस के साउंड के अकॉर्डिंग कभी भी टच नहीं करेंगे। थर्ड जो कॉन्सोनेंट आ रहा है डिपेंड करता है उसके मोशन पे, वो अपवर्ड में है डाउनवर्ड में है, कट कर रहा है नहीं कट रहा, वो उसके मोशन पर डिपेंड करता है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है जी, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, देखो मेड वर्ड है, ये क्या है, सेकंड प्लेस का है। अब मैं ये फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस कैसे बोल रही हूँ, अगर ये नहीं समझ आ रहा, इसके लिए आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस वॉवल के साउंड में आ रहा है। अगर वॉवल आपको क्लियर हो चुके हैं तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, नहीं हुए हैं तो एक बार आपको वॉवल दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे। उसको आप लास्ट वाला जो मैंने क्लास कराई थी उसमें आप एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर नहीं आते हैं तो फिर बहुत ही अच्छी बात है जी। ठीक है,
तो मेड वर्ड है, मेड किस में जा रहा है? मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, लैड हो, लेड हो या फिर लेड हो, तीनों में ए वाला साउंड है, मेड में भी ए वाला साउंड है। अब कंपेयर करना है कि जो मेड का साउंड है लैड वाले से मैच कर रहा है, लेड वाले से या लेड वाले से। क्योंकि ये लेड वाले से मैच कर रहा है, मे ले मतलब सेकंड के डार्क में जाएगा, मतलब ये क्या है, सेकंड का डार्क डॉट है, ठीक है। मतलब कि ये हो गया सेकंड प्लेस का ही साउंड है यहाँ पे, और कंडीशन यही वाली है हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड की। अब अगर मैं यहाँ पे रूल लगाती हूँ सेकंड प्लेस के अकॉर्डिंग की ऑन द लाइन बनेगा, मतलब अगर मैं इस एम को बनाती हूँ यहाँ पे ऑन द लाइन, जहां पे मैंने इसको फिनिश किया मैं डी को वहीं से बना देती हूँ, तो क्या ये आपका सेकंड प्लेस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड प्लेस होगा वो एम का तो हुआ, बट क्या ये डी का सेकंड प्लेस हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो डी तो जो है आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड प्लेस का मतलब कि ऑन द लाइन, ये तो ऑन द लाइन हुआ ही नहीं, तो मतलब जो डी है ना तो वो आपका फर्स्ट प्लेस हुआ, ना सेकंड हुआ, ना थर्ड हुआ। दैट मीन्स डी की तो कोई प्लेसिंग हुई ही नहीं, और हमें यहाँ पे सेकंड प्लेस पे दिखाना है। तो जब भी आपकी कंडीशन होगी हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड की और साउंड होगा सेकंड का, तो जो हॉरिजॉन्टल वाला स्ट्रोक है वो हमेशा ही कहाँ बनेगा? वो बनेगा आपका ऑन द लाइन, लाइन पर। वो कब बनेगा? जब उसके पहले वाला कहाँ चला जाएगा? लाइन के ऊपर, इस तरीके से। अब देखो आप बोलोगे मैम ऊपर वाले में भी तो हमने एम को बनाया था अबव द लाइन, लेकिन वहां पे जो एम अबव द लाइन बना है तो डी भी लाइन के ऊपर ही बना है, दैट मीन्स वो फर्स्ट को डिफाइन कर रहा है। बट यहाँ पे क्योंकि डी जो है वो बन गया ऑन द लाइन, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? सेकेंड प्लेस का। एक और वर्ड बताती हूँ मैं आपको, मान लो वर्ड क्या हो जाए आपका? गेट। ठीक है, अब गेट में भी गे क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, टी क्या है? डाउनवर्ड। हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड की कंडीशन आ गई। साउंड कौन से प्लेस का है? देखो इन तीनों में लेड मतलब सेकंड के लाइट में जा रहा है, सेकंड का मतलब ऑन द लाइन। अगर मैं इसको बनाती हूं यहां से तो क्या ये राइट होगा? ये गे का तो सेकंड प्लेस हो रहा है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, बट क्या ये टी का सेकंड प्लेस हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि टी तो आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने का मतलब ना वो फर्स्ट हुआ टी, ना सेकंड हुआ, ना थर्ड हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डाउनवर्ड वाला स्ट्रोक है, अगर साउंड सेकंड का है और कंडीशन ये वाली है, तो जो डाउनवर्ड वाला स्ट्रोक है वो हमेशा ऑन द लाइन बनेगा। दैट मीन्स जो पहले वाला स्ट्रोक है वो बन जाएगा लाइन के ऊपर, और जो भी डाउनवर्ड वाला है वो लाइन को टच करके बनेगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मुझसे दोबारा से पूछिएगा 10 बार, 20 बार, 50 बार, लेकिन माइंड में बिल्कुल क्लियर अच्छे से बिठा लीजिएगा इसको, ठीक है। अब मान लो इन दोनों के बाद एक और डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है, तब भी उस कंडीशन में ये दोनों अपने प्लेस पर ही रहेंगे। थर्ड वाला चाहे पी है, टी है, जो भी है, वो जहां जा रहा है जाने दो, उससे मतलब नहीं है वो टच करता है नहीं करता है, लाइन के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों अपने प्लेस पर रहेंगे। अपवर्ड होगा तो भी वो अपवर्ड जाएगा अपने मोशन के अकॉर्डिंग, उससे कोई दिक्कत नहीं है। होप सो इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है। मेन जो है इसमें थोड़ा सा अलग सा रूल था, ये भी बहुत इजी है, बस आपको कंडीशन माइंड में रखनी है। कंडीशन अगर हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड की, मतलब इन पांचों में से कोई भी सिंगल स्ट्रोक पहले आता है, देन सेकंड वाला डाउनवर्ड है और साउंड सेकंड का होगा, चाहे डॉट में हो चाहे डैश में हो, तो जो डाउनवर्ड वाला स्ट्रोक था इन दोनों के अंदर वो हमेशा ऑन द लाइन जाएगा, ठीक है। और जो फर्स्ट प्लेस का होगा तो उसमें दोनों ही टच नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट आते हैं मिड। मिड में ई वाला साउंड हो गया। ई कौन से प्लेस का होता है? थर्ड प्लेस का। बार बार बोल रही हूं, अगर वॉवल्स क्लियर नहीं है कि ई में थर्ड पे कैसे जा रहा है, सेकंड पे कैसे जा रहा है, तो आप पहले वॉवल को देखिएगा, उसके बाद ही पढ़िएगा इसको, ठीक है। तो मिड में एम है हॉरिजॉन्टल, डी है डाउनवर्ड। क्या हॉरिजॉन्टल वाला लाइन को काट सकता है? थर्ड में हमने पढ़ा है कि हमारी लाइन कट होनी चाहिए, बट यहाँ पे एम तो कट करेगा नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कट कौन करेगा? डी कर सकता है। डी कैसे करेगा? मतलब हाफ ऊपर हाफ नीचे। डी तो ऐसे ही कट करेगा ना, लेकिन पहले तो एम बनाना है। अगर मैं एम को बनाती हूं यहां से, और ये तो आपका कोई भी थर्ड नहीं हुआ, ना एम ही थर्ड हुआ ना डी ही थर्ड हुआ। क्यों? क्योंकि एम तो हॉरिजॉन्टल है, वो तो पॉसिबल नहीं कि लाइन को काटेगा। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हमने पढ़े हैं वो कभी भी लाइन को कट नहीं करते हैं, लेकिन डी तो कर सकता। सबसे पहले हमें चेक करना है क्या पहले वाला कट कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाला अपने मोशन के अकॉर्डिंग लाइन को कभी भी कट नहीं कर सकता है, तो हम चेक कर रहे हैं क्या डी कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले वाला कहाँ बनेगा वो चेक करना पड़ेगा। वो कहाँ बनेगा वो डिसाइड करेगा सेकंड वाले का मोशन, की वो किस मोशन में कट कर रहा है। मतलब कि एम बनेगा अबव द लाइन, और जो डी है यहीं से हाफ ऊपर हाफ नीचे कट करते हुए बन जाएगा। और हमने एक और रूल पढ़ा था थर्ड प्लेस में, अगर थर्ड प्लेस का साउंड दो कॉन्सोनेंट के मिड में है तो वॉवल कहाँ लगता है? सेकेंड वाले की थर्ड पे। और क्योंकि डी के बिफोर में साउंड है तो मैंने डी के बिफोर में वॉवल लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मान लो क्या हो जाए? किड हो जाए।
यहाँ पे भी ये वाला हॉरिजॉन्टल है, ये डाउनवर्ड है, साउंड है थर्ड का। क्या डी कट कर सकता है? नहीं कर सकता। डी कर सकता है, के तो नहीं कर सकता। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगी तो क्या ये आपका थर्ड प्लेस होगा? बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि लाइन तो कटी ही नहीं। तो हमें डी कर सकता है, उसके लिए के जाएगा ऊपर, जो डी है वो कट करेगा, जो भी वॉवल है वो, क्योंकि दोनों के मिड में है इसलिए हमने वॉवल को लगा दिया सेकंड वाले स्ट्रोक पे। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो थी फर्स्ट कंडीशन, अभी दो कंडीशन और है। ठीक है, ये जो हम पढ़ चुके हैं उसी के बारे में है, लेकिन छोटी छोटी कंफ्यूजन होती है ना कि हम कहाँ पे लाइन को टच कराएं, कौन सा स्ट्रोक टच करेगा, कौन सा नहीं करेगा, लाइन के ऊपर ही छोड़ना है, लाइन को टच करना है, क्या करना है। जो वो आपको छोटी छोटी कंफ्यूजन हो रही है वो इसको समझने के बाद बिल्कुल भी नहीं रह जाएगी, 0.1% भी नहीं रह जाएगी अगर आपको ये क्लियर हो जाता है। तो इसमें बस तीन ही कंडीशन है, पहले थी हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड की, अब हम आएंगे सेकेंड कंडीशन पे। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है जी। अब हम आएंगे सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारी? हॉरिजॉन्टल प्लस अपवर्ड की। पहले वाला स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल है, सेकंड वाला हो अपवर्ड, मतलब पहले वाला वही के, गे, एम, एन, इंग में से कोई होगा। अपवर्ड में आपका एल हो गया, डब्ल्यू हो गया, वाई हो गया, एच हो गया, जिनका भी मोशन नीचे से ऊपर की तरफ जाता है वो वाले हो। ये वाली कंडीशन अगर आ जाती है तो क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ड हो जाए मॉल, मेल और मिल कह लो या मील कह लो। ठीक है, अब पहले आप चेक करो क्या तीनों में ये वाली कंडीशन मैच हो रही है। तीनों का फर्स्ट कॉन्सोनेंट क्या है? हॉरिजॉन्टल। सेकंड कॉन्सोनेंट क्या है? अपवर्ड, मतलब कंडीशन मैच हो रही है। ठीक है, अब साउंड चेक करते हैं। मॉल कौन से प्लेस का है? मॉ में ओ वाला साउंड है, बार बार बोल रही हूँ, वॉवल को अच्छे से समझना। वॉवल के साउंड को समझ लिया, कुछ भी नहीं है, खत्म। सिर्फ ओनली साउंड क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट प्लेस का। अब सेम चीज यहां पे भी है। अगर साउंड फर्स्ट प्लेस का, चाहे डॉट में चाहे डैश में, उससे मतलब नहीं है। अगर साउंड फर्स्ट प्लेस का है और कंडीशन है हॉरिजॉन्टल प्लस अपवर्ड की, तो सेम रूल यहां पे भी होगा। यहां पे भी जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो लाइन को टच नहीं करेगा, प्लस अपवर्ड वाला भी लाइन को टच नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, अगर साउंड फर्स्ट प्लेस का है, कंडीशन हॉरिजॉन्टल प्लस अपवर्ड की है, तो दोनों ही कॉन्सोनेंट लाइन को ना टच करते हैं ना कट करते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाले में भी सेम रूल था, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड हो तो भी ये दोनों कॉन्सोनेंट फर्स्ट वाली लाइन को टच नहीं करेंगे। और क्या नाम है, हॉरिजॉन्टल प्लस अपवर्ड की हो तो भी जो दोनों स्ट्रोक है वो लाइन को टच नहीं करेंगे। अगर इनके बाद एक और अपवर्ड स्ट्रोक आता है तो वो जहां जा रहा है जाने दो, कट करता है तो भी ठीक है, टच कर रहा है नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं है। पहले वाले दोनों अपने प्लेस पे होने चाहिए। अगर इनके बाद एक डाउनवर्ड है तो वो इक्वल में रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो एक ऊपर गया एक आ गया नीचे, तो जो आउटलाइन है वो तो बैलेंस कर गई। अब आप बोलो नहीं ये अपवर्ड है, जो नेक्स्ट वाला मैं कट कर दूं, तो इसका कट करने का मतलब है आपने उसकी लेंथ को बढ़ा दिया। जो लेंथ है कॉन्सोनेंट की वो हमने पढ़ी है नॉर्मल ही होती, जितनी इसकी लेंथ है जो वापिस आ रहा है, चाहे डाउनवर्ड अपवर्ड कुछ भी, उसकी लेंथ भी तो उतनी ही होगी ना। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे डी आप बनाओगे तो वो इसके इक्वल में ही रहेगा। ठीक है, तो जो पहले दोनों है हॉरिजॉन्टल अपवर्ड वाले, फर्स्ट का साउंड है, दोनों टच नहीं करते। एक और कॉन्सोनेंट आता है वो अपने मोशन के अकॉर्डिंग डाउनवर्ड अपवर्ड कुछ भी हो कहीं भी जा सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं सेकंड प्लेस पे। क्योंकि मेल में क्या साउंड आ रहा है? ए वाला लेड वाले में जा रहा है, ये हो गया आपका सेकंड प्लेस का। सिंपल सा है, एम बनेगा सेकंड पे, एल जहां जा रहा है जाने देंगे। तो सिंपल सा रूल है, कोई खास नहीं है इसमें, कोई नया रूल नहीं है, पुराना वाला ही है। अगर इसके बाद एक और अपवर्ड होगा तो उसी के ऊपर जाएगा, डाउनवर्ड होगा तो इक्वल में आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं थर्ड प्लेस पे। देखो मील में क्या है? ई वाला साउंड आ गया। ठीक है, लीव वाला हेवी ई का साउंड है, हेवी है, लॉन्ग खिंच रहा है। थर्ड प्लेस का डार्क डॉट हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे भी चेक करो क्या कंडीशन ये वाली है। पहला स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल है, सेकंड है अपवर्ड। कंडीशन क्या है? साउंड क्या है? थर्ड प्लेस का। अब देखो क्या जो थर्ड का मतलब लाइन कट होनी चाहिए, ये तो कंफर्म है आप लोगों को। क्या यहाँ पे एम जो है वो कट कर सकता है लाइन को? आप लोग बताओ, क्या कट कर सकता है? अगर थोड़ा सा भी याद है तो, मतलब मैं ही गाना गाई जा रही हूँ है, तुम लोग भी गा लिया करो थोड़ा मेरे साथ साथ। देखो एम तो कट नहीं करेगा कभी भी। क्यों नहीं करेगा? बार बार बोल रही हूँ,
जो हमने 24 कॉन्सोनेंट पढ़े हैं या 26 कॉन्सोनेंट पढ़े हैं, उसमें सिर्फ 5 ही ऐसे कॉन्सोनेंट होते हैं जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, और हॉरिजॉन्टल वाले कॉन्सोनेंट कभी भी किसी भी लाइन को कट नहीं कर सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती यहां से वहां हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये कभी भी लाइन को कट नहीं करेंगे। ठीक है, या लाइन के ऊपर बनेंगे या लाइन को टच करेंगे या लाइन के नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन कट कभी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मील में यहाँ पे कंपलसरी है क्योंकि साउंड थर्ड का, तो हमें कट करना ही पड़ेगा। लेकिन हम तो मोशन चेक करेंगे ना, क्या पॉसिबल है भी कि नहीं। क्या एम कट कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि एम या तो सेकंड होगा या फर्स्ट होगा या लाइन के नीचे होगा। थर्ड तो पॉसिबल नहीं है कि आप बोलो मैं काट के बना दूं, थोड़ी बनता है एम। ठीक है, लेकिन ठीक है, तो एम तो कट करेगा नहीं। तो नेक्स्ट चेक करते हैं कि सेकंड वाला कर सकता है क्या। जो एल है वो लाइन को कट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैसे करेगा वो? इसका मोशन तो अपवर्ड होता है ना, तो ये कुछ इस तरीके से करेगा। लेकिन इस तरीके से कट कराने के लिए मुझे तो पहले वाला कॉन्स्टेंट बनाना है ना, मतलब एल तो बाद में बनाएंगे, पहले तो एम बनाएंगे। वो एम कहाँ बनेगा वो डिसाइड करता है इसका मोशन। जैसे कि हमने ऊपर मिड वाले में कैसे पढ़ा था कि एम ऊपर बना, क्यों बना? क्योंकि डी डाउनवर्ड था, ऊपर से नीचे की तरफ काट रहा था, तो हमने एम बना दिया यहाँ पे। अब अगर एल जो है ऊपर की तरफ काट रहा है तो पहले एम बनेगा। एम को कहाँ बनाए कि जो सेकंड वाला स्ट्रोक है अपने मोशन में ही लाइन को कट करे, एम बन जाएगा बिलो द लाइन। वहीं से जो भी आपका नेक्स्ट कॉन्सोनेंट एल वाला है वो बना दिया हमने इस तरीके से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्ड होता है आपका कूल। कूल में भी क्या है? थर्ड का साउंड है। क्या के कट कर सकता है? देखो, के सेकंड पे यहां होगा, फर्स्ट पे यहां होगा, थर्ड पॉसिबल नहीं है, लाइन के नीचे यहां होगा, तो के तो कट करेगा नहीं। कौन कट कर सकता है? एल कर सकता है। एल का मतलब अपवर्ड मोशन में, बट उसके लिए मुझे बनाना है पहले के, उसके बाद ही तो मैं एल को ज्वाइन करूंगी। तो मैं के को कहां बनाऊं कि एल अपने मोशन में कट करे? के बनेगा आपका बिलो द लाइन, ये हो गया आपका एल। इन दोनों के बीच का वॉवल सेकंड की थर्ड पे, सेकंड के बिफोर में साउंड है, सेकंड के बिफोर में लग गया। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में मेंशन करे, मुझसे पूछ ले, रटे नहीं कि एक बार कर लिया आ गया। नहीं, जब आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, तो आपको माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, क्यों बन रहा है वो इस तरीके से। ठीक है जी, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी थर्ड वाली कंडीशन पे। ठीक है जी, 2 कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन में क्या होता है? थर्ड कंडीशन जो है आपकी वो है हॉरिजॉन्टल प्लस हॉरिजॉन्टल की। मतलब पहली तो हमने पढ़ी हॉरिजॉन्टल के साथ में कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक आ रहा है, फिर हमने पढ़ी हॉरिजॉन्टल के साथ में कोई अपवर्ड कॉन्सोनेंट आ रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं कि दोनों ही हॉरिजॉन्टल हो। जो पहले वाला कॉन्सोनेंट है वो भी हॉरिजॉन्टल होगा, जो दूसरा वाला आ रहा है वो भी हॉरिजॉन्टल ही होगा। मतलब उन्हीं 5 में से कोई होगा, के, गे, एम, एन और इन्हीं 5 में से कोई पहले भी आएगा और इन्हीं 5 में से कोई बाद में भी आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या वर्ड हो जाए आपका? नॉक। मेरी राइटिंग थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है तो कोशिश करना समझने की। ठीक है, नॉक, नेक और निक। सबसे पहले आप चेक करिए कंडीशन, क्या तीनों में ये वाली कंडीशन मैच कर रही है। इसका फर्स्ट स्ट्रोक क्या है? एन। एन मतलब हॉरिजॉन्टल। सेकंड वाला भी क्या है? हॉरिजॉन्टल, मतलब दोनों हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसमें भी दोनों हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इसमें भी दोनों हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ठीक है जी। फर्स्ट क्या है? नॉक। अब साउंड चेक करते हैं, नॉक में कौन से प्लेस का साउंड आ रहा है? ओ, हैवी वाला ओ है, नॉट वाला। ऑल वाला नहीं है, गो वाला नहीं है, नॉट वाला। हैवी है लेकिन क्विक साउंड है, ये हो गया आपका फर्स्ट में। ठीक है, अब फर्स्ट में ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी फर्स्ट का साउंड है और कंडीशन है ये वाली, तो ये दोनों ही टच नहीं करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, चाहे हॉरिजॉन्टल प्लस हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल प्लस अपवर्ड हो, हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड हो, अगर साउंड फर्स्ट का होगा तो तीनों ही कंडीशन में पहले वाले दोनों स्ट्रोक टच नहीं करते, कभी भी नहीं करते। ठीक है, कि देखो यहाँ पे दोनों हॉरिजॉन्टल थे, साउंड फर्स्ट का है, दोनों ने टच नहीं किया। फॉर एग्जांपल इसके बाद एक डाउनवर्ड स्ट्रोक आ जाए, एक डी आ जाए। अब डी आने का मतलब कंडीशन दोबारा से घूम के उन दोनों में से ही किसी में जाएगी। कैसे? डी आने का मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड वाला केस आ गया, ये दोबारा से केस चला गया आपका ऊपर वाले में। अब हमने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड का केस हो और साउंड हो फर्स्ट प्लेस का, तब भी क्या होता है? दोनों ही कहाँ बनते हैं? अबव द लाइन। मतलब यहाँ पे अगर एक डी भी आ जाए तो वो डी भी टच नहीं करेगा, दोनों के दोनों मतलब तीनों ही कहाँ बनेंगे? अबव द लाइन।
ठीक है। अगर यहाँ पे एक अपवर्ड स्ट्रोक होता, मतलब कंडीशन आ गई हॉरिजॉन्टल प्लस अपवर्ड की, दोबारा से घूम के, मतलब इन्हीं तीनों में सब कुछ घूमेगा और नया कुछ भी नहीं है, दोबारा से घूम के ऊपर वाले में ही चली गई। ठीक है, इसमें भी ये कहाँ बनेगा, अबव द लाइन, मतलब कि ये और जो अपवर्ड वाला स्ट्रोक है वो भी टच नहीं करेगा। ठीक है, तो कंडीशन घूम के वापस उसी में जा रही है, या तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल ही हो तो भी टच नहीं करेगा, अगर साथ में डाउनवर्ड आ गया तो वो केस दोबारा चला गया घूम के हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड का, अगर दोबारा से उसके आगे एक अपवर्ड आ गया तो वो केस चला जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लस अपवर्ड वाले में। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये तीन ही केस है, घूम फिर के सारे वर्ड सारे रूल आपके इन्हीं के आसपास रहेंगे, इसी में से मिक्स होते रहेंगे और कहीं कुछ नया रूल है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा अपवर्ड है तो उसके आगे जाएगा, डाउनवर्ड है तो इक्वल में आएगा, वो बस चलता रहेगा। आगे के जो नेक्स्ट वाले वो अपने मोशन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, स्टार्टिंग वाले जो है वो फिक्स है कि फर्स्ट में तो टच नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं सेकंड प्लेस पे। सेकंड में क्या है, नेक वाला साउंड है, नेक मतलब ये आपका लेड वाले में जा रहा है, सेकंड के लाइट डॉट में, ये भी हॉरिजॉन्टल ये भी हॉरिजॉन्टल, मतलब दोनों ही कहाँ बनेंगे, ऑन द लाइन, ऐसे बना दो ऐसे बना दो, थोड़ा ऐसे सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ऑन द लाइन ही कहलाएंगे। ठीक है, अगर इसके साथ में एक डाउनवर्ड स्ट्रोक होता तो क्या हो जाता, ये हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड का केस और साउंड सेकंड का। हमने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड का केस हो, साउंड हो सेकंड का, तो जो डाउनवर्ड वाला स्ट्रोक है वो कहाँ बनता है, ऑन द लाइन। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, इतने ही टॉपिक को, बेशक आगे पीछे की मत देखो, देखो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन इस वाले टॉपिक को जो मैंने अभी 3 केसेस बताए हैं, तो क्या है जो छोटे छोटे इसमें डाउट्स है ना, या जो कि कहाँ पे टच कर रहा है कहाँ पे नहीं कर रहा, वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार ये क्लियर हो गया बस फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो तुम उड़ने लग जाओगे सीधा, चलने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो टच करेगा, दैट मीन्स जो डाउनवर्ड वाला है वो टच करेगा, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल वाले कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, डाउनवर्ड वाला टच कर रहा है, ये इस तरीके से बनेगा। अगर अपवर्ड होता तो ये दोनों टच करते, वो ऊपर चला जाता, मतलब ये दोबारा से घूम के ऊपर वाले केस में ही गए हैं दोनों, और कुछ भी नया रूल नहीं है। निक है, ये कौन से प्लेस का है, थर्ड का। ठीक है, लिव वाले में आ रहा है, लिव ई वाले साउंड है, ई का मतलब थर्ड प्लेस, थर्ड का मतलब लाइन कट होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो। अब आप यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे हम लाइन को कट कर सकते हैं, पॉसिबल है लाइन को कट करना, ये भी हॉरिजॉन्टल है ये भी। हमने ये पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल वाला स्ट्रोक कभी भी कट नहीं करता, लाइन को काटने के लिए या तो कोई डाउनवर्ड कॉन्सोनेंट होना चाहिए या फिर कोई अपवर्ड वाला स्ट्रोक होना चाहिए, बट यहाँ पे तो दोनों ही हॉरिजॉन्टल है, तो क्या वो काट सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं काट सकते। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आउटलाइन जो दोनों की है वो ऑन द लाइन ही बनेगी। अब आप बोलो नेक और निक तो सेम बन गया, डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो डिफरेंशिएट के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, नेक सेकंड का था, वॉवल लगा है सेकंड पे एन की, निक है थर्ड का, रूल लगेगा थर्ड प्लेस के वॉवल कैसे लगाते हैं, थर्ड का वॉवल हम 2 के बीच में लगाते हैं ना, तो सेकंड वाले पे लगता है, मतलब सेकंड वाले के पहले साउंड है तो सेकंड वाला कौन सा है, के बिफोर में लगाओगे आप वॉवल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वर्ड होता किक, अब आप बोलो यहाँ पे भी दोनों हॉरिजॉन्टल है, दोनों ही नहीं काट सकते, लेकिन हम क्या करेंगे, आउटलाइन बनेगी हमारे सेकंड पे। मान लो केक वर्ड होता, वो भी सेकंड का था, वॉवल लग गया सेकंड का, लेकिन किक तो थर्ड का। अब आप बोलो कि केक और किक में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हमें सिर्फ वॉवल से आइडेंटिफाई करना है कि जो केक वर्ड है वो किक वर्ड है, मतलब वो सेकंड का साउंड है या वो थर्ड का साउंड है। केक में वॉवल लग गया सेकंड पे, किक क्योंकि थर्ड प्लेस का है तो दोनों के बीच का वॉवल जाता है सेकंड वाले स्ट्रोक के बिफोर में, तो ये लग गया यहाँ पे। तो आप इस वॉवल से आइडेंटिफाई करोगे, अगर वॉवल थर्ड पे लगा है दैट मीन्स वो कोई थर्ड प्लेस का वर्ड है, अगर वॉवल लगा है सेकंड पे तो वो कोई सेकंड प्लेस का वर्ड है। ठीक है जी, चलो ये तो नॉर्मल हो गया। मान लो यही वर्ड हो जाता है आपका क्या, कुक्ड। अब यहाँ पे दोनों हॉरिजॉन्टल है प्लस डाउनवर्ड भी आ गया, सिर्फ कुक था, मान लो सिर्फ कुक होता फिर तो आप लाइन पर बना देते इस तरीके से, ये हो गया कुक, दोनों लाइन को नहीं काट सकते, लेकिन कुक्ड है एक साथ में डाउनवर्ड स्ट्रोक आ गया, अब कंडीशन दोबारा चली गई घूम के ऊपर वाली में, कौन से वाले में, हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड वाले में, कि साउंड थर्ड का है, हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड का केस है, तो हॉरिजॉन्टल वाला तो कट करता नहीं है, कौन कट करता है, डाउनवर्ड वाला, दैट मीन्स ये दोनों हॉरिजॉन्टल वाले लाइन के ऊपर बनेंगे, और जो भी टी या डी है वो कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा आपका कट करके, ये हो गया आपका, सॉरी वॉवल गलत कर दी, यहाँ पे हो जाएगा कुक्ड वर्ड। ठीक है, होप सो क्लियर हो गया होगा।
प्लीज बताइएगा अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है। ये बहुत सिंपल सा है, इसका कोई ज्यादा होमवर्क नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप जो कर चुके हो उसी में जो आपके छोटे छोटे डाउट्स आ रहे हैं, आई थिंक इसको समझने के बाद अगर आपने ये तीनों पार्ट को देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो मुझसे पूछने के लिए आपके पास कोई भी डाउट कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो भी है मुझे पता है वो यही है, और इसको करने के बाद बिल्कुल 101% क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसके आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एक रूल है, ये है आपका लास्ट के लिए, जहां पे आपका वर्ड खत्म होगा वहां के लिए रूल है। रूल क्या कहता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर जो है स्पेलिंग में तो आपका वाई है, लेकिन साउंड में क्या आ जाता है, आपका ई आ जाता है। ठीक है, मतलब स्पेलिंग में तो वाई होगा, लेकिन जब आप उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वहां पे साउंड क्या होगा, वहां पे साउंड होगा आपका ई का। ई का जैसे लक्की हो गया, बेबी हो गया, और लेडी हो गया, फैमिली हो गया। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग और साउंड दोनों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान रखना, रूल ये लास्ट के लिए है। कहीं मिड में ऐसा कुछ है तो अप्लाई नहीं करोगे, इनिशियली है तो अप्लाई, मतलब बीच में आ रहा है तो भी अप्लाई नहीं करना इस रूल को, स्टार्टिंग में कुछ ऐसा है तब भी अप्लाई नहीं करना। आप ये ध्यान रखना, कोई भी वर्ड है वो जहां पे फिनिश हो गया, जहां पे उसका एंड है, उसके बाद स्पेलिंग में वाई होना चाहिए, और इस वाई के लिए ई का साउंड हो, बड़ी ई का हो, छोटी ई का हो, उससे मतलब नहीं है, ई का साउंड होना चाहिए। मतलब ये दोनों चीजें आपके साथ में होनी चाहिए। ई का साउंड वाई के लिए होना चाहिए। सिर्फ स्पेलिंग में वाई है, ई का साउंड नहीं है तो भी अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ ई का साउंड है, स्पेलिंग में वाई नहीं है तो भी अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्ड लिख देती हूँ, क्या, लक्की। सबसे पहले आप चेक करो कि ये कौन से प्लेस में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा। बहुत ध्यान से चेक करिएगा। आपने लक वर्ड बोला, लक में साउंड क्या आया, अ वाला। आ का कोई वॉवल पड़ा है, मच वाला पड़ा है, अस वाला जिसमें हल्के वाले आ का साउंड आता है, मतलब सेकंड का लाइट डैश। ठीक है जी, याद नहीं है कृपया करके मेरे पे मेहरबानी कर दो, अपने आप पे तो मत करो। वॉवल्स को दोबारा पढ़ना, वॉवल्स के साउंड क्लियर कर लो बस, उसके बाद कुछ नहीं करना आपको। वो क्लियर है, आपको पता होना चाहिए ये वाला साउंड है तो ये प्लेस होगा, ये वाला साउंड है तो इस प्लेस का, ये लाइट डॉट है, डार्क डॉट है, जो भी है उसको क्लियर कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो सेकंड में जाएगा, क्योंकि मच जो है सेकंड का लाइट डैश होता है, सेकंड का मतलब ऑन द लाइन एल बनेगा कि ये हो गया आपका, और क्योंकि एल के बाद साउंड है, एल का आफ्टर होता है राइट हैंड साइड वाला, ये लगा दिया मैंने लाइट डैश। ये हो गया क्या, लक वर्ड हो गया। लेकिन है क्या एग्जैक्ट वर्ड, लक्की। मतलब स्पेलिंग में वाई आ रहा है, लेकिन बोलने पे साउंड क्या आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है। जहां पे आपने वर्ड फिनिश किया है, जहां पे वर्ड फिनिश किया मतलब जहां पे आपका कॉन्सोनेंट खत्म हो गया, उसी के लास्ट में आप नीचे की तरफ एक लाइट डॉट लगा देंगे। ये जो आपने डॉट लगाया है, ये जो वाई के लिए ई का साउंड आ रहा है, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि ये के बाद का पहले वाला ई वाला वॉवल तो नहीं है, तो आप इसे लास्ट में भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अदरवाइज कॉन्सोनेंट के लास्ट में लगाना है, आफ्टर में नीचे की तरफ लगाओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हो जाए क्या, बेबी। बेबी में प्लेसिंग क्या होगी, सेकंड। बे मे वाले में जा रहा है, मतलब लेड वाले में जा रहा है, सेकंड का डार्क डॉट। बी सेकंड पे, बाकी का जो जहां जा रहा है हमने जाने दिया। बी के बाद वॉवल ये हो गया बे। नेक्स्ट क्या है, बेबी। लास्ट में वाई के लिए ई का साउंड है, बी जहां पे खत्म हुआ आप उसके आफ्टर में एक लाइट डॉट लगा दोगे। अगर आपको लगता है नहीं मैं कुछ और पढ़ूंगा तो आप लास्ट में भी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। जहां पे आपको जैसे क्लियरली, जैसे इजी लगे आप कर सकते हैं जी। ठीक है, नेक्स्ट आपका वर्ड हो जाए क्या, लेडी। लेडी की प्लेसिंग क्या होगी, लेड है, ले मतलब सेकंड वाले में जा रहा है, सेकंड के डार्क डॉट में जा रहा है। दैट मीन्स एल सेकंड पे ऑन द लाइन, डी इक्वल में है, क्योंकि आउटलाइन जो है बैलेंस कर गई है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। एल के आफ्टर में लगा दिया हमने डार्क डॉट। अब क्या है, डी मतलब वाई वाला। ध्यान रखना, वाई के लिए ई का साउंड है तो सिर्फ वाई है, ई का साउंड नहीं है, या सिर्फ ई का साउंड है, वाई नहीं है तो इसको अप्लाई नहीं करेंगे। और ये रूल सिर्फ लास्ट में अप्लाई होगा, वर्ड के लास्ट के लिए। वर्ड जहां पे खत्म हुआ उसके आफ्टर में हमने एक लाइट डॉट लगा दिया। ठीक है, एक और वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाए, फैमिली। फैमिली की प्लेसिंग क्या होगी, फै वाला साउंड है, लय वाले में जा रहे हैं। फैमिली नहीं है, फैमिली नहीं है, फैमिली है, मतलब हैवी साउंड है, फर्स्ट के लाइट में जाएगा, सॉरी लैड वाले में जाएगा। एफ बनेगा अबव द लाइन, एम
सेम रहेगा, साथ साथ ही एल जहां जा रहा है जाने दिया। एफ के बाद साउंड है फर्स्ट का, ये हो गया फै। फिर मिल वाला साउंड है, मिल मतलब ई वाला। मैंने कहा था जरूरी नहीं है कि वर्ड में एक ही वॉवल हो, वर्ड में 2, 4, 6, 10, 20 वॉवल भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग जो होती है वर्ड की पहले साउंड के अकॉर्डिंग होती है, मतलब फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने कर दी। जब वॉवल पुट करेंगे, वॉवल जिस प्लेस का है वो वहां पे लगता जाएगा। फर्स्ट का था तो एफ के बाद लगा दिया। फिर क्या है, मिल, फै मिल। एम और एल के बीच में ई वाला साउंड आ गया। ई कौन से प्लेस का होता है, थर्ड का। अब यहाँ पे लाइन को कट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आउटलाइन तो फर्स्ट साउंड के अकॉर्डिंग हो चुकी है। थर्ड का साउंड जो हम लगाएंगे, अब हम सिर्फ वॉवल पुट करेंगे, हमें प्लेसिंग चेंज नहीं करनी। एम और एल के बीच में है, हमने पढ़ा है अगर ई का साउंड 2 कॉन्सोनेंट के मिड में आता है तो कहाँ लगता है, सेकंड वाले पे। एम और एल के बीच में है तो इन दोनों के अकॉर्डिंग सेकंड स्ट्रोक कौन सा हुआ, एल। एल की थर्ड पे एल के बिफोर में लग गया, और वाई वाला लग जाएगा एल के आफ्टर में। ठीक है जी, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो कृपया करके बताएं, हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड नंबर के रूल पे। ये भी आपका लास्ट के लिए ही रूल है। अगर वर्ड के लास्ट में कोई भी आपका वर्ड है, उसके लास्ट में इंग आता है साउंड में, मेकिंग हो गया, लिविंग हो गया, जो भी है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, ये जो इंग का स्ट्रोक है आप उसको ऐड कर दो एक, बस। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा तो समझ रहे होगे। देखो, मेकिंग वर्ड हो जाए मतलब जब आप इंग का स्ट्रोक ये बनाओगे बिना किसी वॉवल, क्योंकि जो इंग में ई का साउंड ऑलरेडी उसका खुद का इंडिविजुअल साउंड है, वो ई वॉवल के साउंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इंग में तो जो ई का साउंड आ रहा है वो उसका खुद का इंडिविजुअल साउंड है, तो आपको इसमें अलग से वॉवल पुट करने की जरूरत नहीं है इंग वाले के लिए। बाकी का जो वर्ड है वहां पे करेंगे। और ध्यान रखना, ये भी वर्ड के लास्ट के लिए रूल है। मेकिंग में पहले मेक की प्लेसिंग करते हैं। मेक की प्लेसिंग क्या होती है, एम और के, ये हो गया सेकंड पे। मेक आपका लेड वाले में जा रहा, मेक क्या बचा अब, इंग। अब तुम बोलो मैं ये बना के डॉट लगाऊं, नहीं, वॉवल की जरूरत नहीं है। मेक, उसके बाद क्या है, इंग, यहां से इंग बना दिया। इंग बनाने के बाद फिर जो भी वॉवल है वो ध्यान रखना, कभी भी जब भी हम वॉवल लगाते हैं सबसे पहले हम अपनी आउटलाइन कंप्लीट करते हैं। मतलब कि अगर एक वर्ड में 4, 5 चाहे जितने भी कॉन्सोनेंट है, प्लेसिंग चाहे जो मर्जी है, जब आप फर्स्ट साउंड के अकॉर्डिंग उसकी प्लेसिंग स्टार्ट करोगे तो पहले आपको उस वर्ड में सारे के सारे कॉन्सोनेंट की प्लेसिंग करनी है। मतलब सारे कॉन्सोनेंट एक बार में बनाने हैं बिना पेंसिल को उठाए, बिना कोई वॉवल लगाए। जब पूरी की पूरी आपकी आउटलाइन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो भी वॉवल जिस भी प्लेस का झांका है बाद में आप वॉवल पुट करोगे। वॉवल के लिए बीच में पेंसिल नहीं उठानी, आपके स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब तक कॉन्सोनेंट कंप्लीट नहीं होंगे आप वॉवल के लिए पेंसिल नहीं उठाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाए, नेक्स्ट वर्ड हो जाए आपका लीविंग। लीव की प्लेसिंग क्या होती है, थर्ड कर द लाइन, लीव, यहीं से हो गया इंग। अब जो वॉवल लगा रहे हो वो इंग को छोड़ के पहले वाले वर्ड का वॉवल लग रहा है, उसका वॉवल नहीं लग रहा। इंग में कोई वॉवल नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि इंग में जो ई का साउंड है वो उसका अपना खुद का इंडिविजुअल साउंड है, तो हमें उसके लिए किसी वॉवल को पुट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो उसका खुद का साउंड है। या फिर नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाए, लुकिंग। लुकिंग में लुक की प्लेसिंग क्या होती है, थर्ड। ऊ वाला साउंड आ गया ना, ऊ क्या होता है, थर्ड का, मतलब लाइन कट करेगा, कट कौन करेगा, एल। बाकी के जहां गया उसके बाद क्या बचा, इंग, ये हमने बना दिया इंग। वॉवल कहां पे है, एल और के बीच में, के बिफोर में लग जाएगा लुक, इंग, ये हो गया इंग, लुकिंग। ठीक है, तो अब तक तो इन्होंने बोला कि किसी भी वर्ड के बाद इंग आता है तो हम ING लगा देते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी भी शॉर्ट फॉर्म्स के बाद, मतलब जो भी आपकी ग्रामर लॉक्स होती हैं, बोलोगे वो क्या होती है अगर इनके बाद भी इंग वाला साउंड आता है तो भी आपको सिर्फ वो स्ट्रोक ही ऐड करना है। ठीक है, नहीं समझे, समझ गए होंगे। जैसे कि देखो, सबसे पहले तो ग्रामर लॉक्स का अगर आपको आइडिया नहीं है, शॉर्ट फॉर्म्स का, जो मेरी प्लेलिस्ट में आप अगर चेक करोगे, एक बेसिक शॉर्ट फॉर्म्स की भी वीडियो जा रही है, उसमें प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। इस बुक में जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स कह लो या ग्रामर लॉक्स, एक ही बात है कि शॉर्ट फॉर्म का मतलब कि एक पूरे वर्ड को हमने सिर्फ एक सिंगल कॉन्सोनेंट से रिप्रेजेंट करना है। मतलब पूरे वर्ड में से एक कॉन्सोनेंट कॉमन लेना है, एक अल्फाबेट कॉमन लेना है, वो सिंगल अल्फाबेट उस पूरे वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है शॉर्ट फॉर्म, की हमने उस वर्ड को शॉर्ट वे में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है जी, तो वो कैसे है, क्या है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो इस बुक में चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, किस चैप्टर में आपको 4 शॉर्ट फॉर्म मिले, किसी में 10 मिलेगी, किसी में 20 मिलेगी, किसी में 2-4 ही मिलेंगी।
बट मैंने क्या किया है, मैंने पेयर वाइज जो है उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है। अभी पूरी कंप्लीट नहीं है, लेकिन जितना आप कर रहे हैं वहां तक तो कर रखी है, ठीक है। तो उसमें मैंने अल्फाबेट वाइज बनाई है, मतलब पी से स्टार्ट किया है कि पी के पेयर है, हर प्लेस पे पी का क्या मीनिंग है वो उसकी शॉर्ट फॉर्म में, बी का हर प्लेस पे क्या मीनिंग है, बी का फर्स्ट पे कुछ और मीनिंग है, बी को आप फर्स्ट पे बनाओगे, सेकंड पे बनाओगे कुछ और मीनिंग है, थर्ड पे बनाओगे कुछ और मीनिंग है। लाइक बी फर्स्ट पे बाय है, सेकंड पे बी है, थर्ड पे टू बी है, इस तरीके से। अब हमें अभी नहीं पता होगा, आपको जब आप याद करोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आप उनको प्लेलिस्ट में से साथ साथ याद करते जाना। अगर वो याद नहीं होगी तो जो इसकी एक्सरसाइजेस है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। या तो आप बुक के साथ साथ करो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन वहां पे अगर आप करोगे थोड़ा सा आपको और इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको सब कुछ पेयर वाइज मिल जाएगा। पी एक जगह पे मिलेगा, बी का पेयर एक जगह पे मिलेगा, टी का पेयर एक जगह पे मिलेगा, डी का एक जगह पे, तो उससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आप उसको भी साथ साथ याद करना। अब ये बोलो जो हमने वो शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ी है ना, अगर उस शॉर्ट फॉर्म मतलब उस वर्ड में भी उसके आगे अगर इंग का साउंड आता है तो भी आप उसके वहां पे भी आप उस इंग के लिए सिर्फ आईएनजी वाला कॉन्सोनेंट बना के उसको छोड़ सकते हो। कुछ भी नया रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बी की शॉर्ट फॉर्म मैंने बता रखी है, आप उसमें देखिएगा। फर्स्ट पे बाय, सेकंड पे बनता है बी, थर्ड पे बनता है टू बी। तो मान लो मैंने बी बना दिया सेकंड पे। अब यहाँ पे वॉवल से मतलब नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में कभी भी हम साउंड को फॉलो नहीं करते। शॉर्ट फॉर्म में बस आपको एक चीज कॉमन लेनी है, खत्म। उसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई रूल नहीं है कि क्या है किस लिए है। वॉवल को सोचो कि नहीं इसमें ई का साउंड हो तो मैं डॉट लगाऊं, थर्ड पे बनाऊं, कुछ नहीं करना, सिर्फ उसको याद करना है, सिंपल सा, ठीक है। तो बी बनता है सेकंड पे, फिक्स है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है। अगर यही वर्ड रहता है आपका क्या, बीइंग, अब आप बोलो कि बीइंग है मैं थर्ड पे बना देता हूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बी की तो शॉर्ट फॉर्म है, बस आगे एक आईएनजी तो जुड़ा है, इसी के आगे इसी प्लेस पे इनका कॉन्सोनेंट ज्वाइन कर दोगे बिना पेंसिल को उठाए और बिना कोई वॉवल पुट किए। मान लो गो है, गो की भी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बता रखी है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। गो बनता है फर्स्ट प्लेस पे, वर्ड हो जाए गोइंग, गो जहां पे खत्म हुआ उसी के आगे आप आईएनजी वाला कॉन्सोनेंट ऐड कर देंगे। कुछ भी नया ऐड नहीं करना, कोई भी वॉवल पुट नहीं करना। सिंपल सी बात है, ये यही बोलना चाहते हैं कि किसी भी वर्ड के एंड में अगर आईएनजी आता है या शॉर्ट फॉर्म के लास्ट में आईएनजी आता है, उस आईएनजी के लिए आपको कोई भी वॉवल पुट नहीं करना। पहले का जो वर्ड है उसमें आप वॉवल लगाओ, साउंड के अकॉर्डिंग जो भी साउंड आ रहा है आप अप्लाई कर सकते हैं। बट जहां पे ये आईएनजी वाला साउंड है जब वर्ड के लास्ट में, दोनों में ही लास्ट के लिए है, ये मिडल या स्टार्टिंग के लिए नहीं है, इनिशियल के लिए नहीं है, ठीक है। अगर वर्ड के लास्ट में या शॉर्ट फॉर्म के लास्ट में इनका साउंड आएगा, आपको सिर्फ आईएनजी वाला कॉन्सोनेंट ऐड कर देना है, कोई वॉवल पुट नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं, ठीक है जी, इतना क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर के रूल पे। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना रूल्स हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड के, वो सिर्फ समझना था। तो डरना मत कि उसका भी काम ज्यादा है, होमवर्क ज्यादा है, वो सिर्फ आप समझ लेना। उसका अगर आपने पहले वॉवल्स को पढ़ा है, वर्ड्स करे हैं वॉवल के जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिए थे, दैट मीन्स उसका होमवर्क कंप्लीट है। तो उसके लिए आप डरना घबराना मत कि हाय मेरा काम बढ़ गया, कुछ नहीं बढ़ा, ठीक है। सिर्फ समझने का काम था। जो भी है, जो अभी टॉपिक बता रहे हो, थोड़ा बहुत आपको इसका ही होमवर्क मिलेगा, इसके ही वर्ड्स मिलेंगे और ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इन अ फ्रेज, किसी भी फ्रेज में अगर विल वर्ड आता है, विल में देखो क्या आ रहा है, जब हम साउंड को बोल रहे हैं, जब हम विल वर्ड को बोल रहे हैं तो उसमें डब्ल्यू का साउंड भी आ रहा है, ठीक है। ई वाला साउंड है मतलब वॉवल का साउंड भी है, ठीक है, और एल का साउंड भी है, ठीक है। बट ये बोल रहे हैं, पहली बात तो अकेले की बात नहीं हो रही है, फ्रेज की मतलब ज्वाइनिंग की बात हो रही है। फ्रेजेस क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा, ठीक है। 3-4 वर्ड को जो मिला के जब हम ज्वाइनिंग बनाते हैं तो वो होता है हमारा फ्रेजेस। इट विल बी, दे विल हैव, ठीक है, आई एम हैप्पी, इस तरीके से जो आपके साथ में बनते हैं मतलब ज्वाइनिंग करके बनते हैं वो होते हैं आपके फ्रेजेस। तो सिंगल वर्ड की बात नहीं हो रही है। ये विल वर्ड के लिए क्या बोल रहे हैं, देखो सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये बोला। अब ये रूल आपका चाहे स्टार्ट हो, मिड में हो, लास्ट में हो, दोनों जगह के लिए है। स्टार्टिंग के लिए नहीं है, मतलब बीच में अप्लाई कर सकते हो, लास्ट वगैरह में भी वैसे नहीं है। मेन जो है फ्रेज में अप्लाई होगा, मतलब ज्वाइनिंग के साथ में। फ्रेज का मतलब अकेला विल कभी भी नहीं आएगा। अकेला विल अगर मैं अपना दिमाग लगा के बनाती हूँ कि विल में ई का साउंड है, थर्ड का है, डब्ल्यू बना दू, एल बना दू, ई, अब तक तो आपने जो पढ़ा है आप उसके अकॉर्डिंग ये बनाओगे, बट ये हमें नहीं बनाना। पहली बात तो इसका यूज ही नहीं है, क्योंकि अभी हमारा विल ऐसे आएगा नहीं। वो फ्रेज की बात कर रहे हैं, ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं। मतलब विल कहाँ पे आएगा, आएगा ज्वाइनिंग में। मान लो वर्ड हो जाए इट विल बी, इस पूरे को हम एक ही काउंट करेंगे, मतलब ये हमारा एक फ्रेज हो गया, ठीक है।
अब ये बोल रहे हैं जब भी फ्रेज में विल वर्ड आएगा तो विल को आपको इस तरीके से पूरा बनाने की जरूरत नहीं कि आप विल के लिए डब्ल्यू बनाएं, एल बनाएं या वॉवल लगाएं, कुछ भी नहीं करना। जब भी फ्रेजिंग में विल वर्ड आता है आप सिर्फ एक एल का कॉन्सोनेंट ऐड कर दोगे बिना किसी वॉवल के, वो सिंगल एल जो है वही पूरे विल वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप बोलोगे इट क्या है, बी क्या है, बार बार बोल रही हूँ, जो मैंने प्लेलिस्ट डाली है बेसिक शॉर्ट फॉर्म्स की उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। पर डे की एक ही वीडियो देखो, 1-1 मिनट की भी नहीं है पूरी यार, वो शॉर्ट्स में डली हुई है, ठीक है, कुछ सेकंड्स की होगी, 30-40 सेकंड 50 सेकंड की। तो उसमें अगर आप चाहो एक दिन में एक वीडियो देखते हो, मतलब आपको एक दिन में 4 से 5 6 शॉर्ट फॉर्म आप पर डे अच्छे से याद कर सकते हो। उन शॉर्ट फॉर्म्स को जो पेयर वाइज है, लाइक बाय, बी टू बी, एट, इट, आउट, पेयर वाइज वो तीनों पेयर एक साथ कम से कम कॉपी के हाफ पेजेस में बनाना, तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे इट की शॉर्ट फॉर्म है, बी की शॉर्ट फॉर्म है, वो आपको वहीं पे मिलेगी, या तो आप बुक से याद करो, वो आपकी चॉइस है। मेरे अकॉर्डिंग तो मैं करा चुकी हूँ, ठीक है। तो इट की होती है शॉर्ट फॉर्म सेकंड पे। अब जो ये विल वर्ड है, ये कह रहे हैं विल को लिए सिर्फ हमें एल का स्ट्रोक बनाना है, ये हो गया आपका बी, ये हो गया खत्म, हो गया इट विल बी, क्योंकि बी की शॉर्ट फॉर्म थी, इट की शॉर्ट फॉर्म थी, ठीक है। विल के लिए इन्होंने रूल अप्लाई किया है, यहाँ पे विल के लिए बताया है कि विल के लिए सिर्फ हमारा एल का कॉन्सोनेंट बनता है और कुछ नहीं बनता, ठीक है। या फिर मैं वर्ड लिख दूं दे विल हैव की भी शॉर्ट फॉर्म होती है, ये भी आपको वहीं मिलेगी। दे की प्लेसिंग क्या होगी, दे वॉवल का वर्ड है, दे जाएगा आपका लेड वाले में सेकंड के डार्क में, दे फिर क्या हुआ विल के लिए सिर्फ एल बनेगा, हैव के लिए वी, दे विल हैव। जिसका वॉवल था लगा देंगे, विल के लिए कोई वॉवल नहीं है, ओनली एल बन रहा है, हैव की शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने अभी बताया आपको कभी भी कोई भी वॉवल नहीं लगता है। नेक्स्ट हो जाए हु विल, हु की भी शॉर्ट फॉर्म है, हु के लिए जे को हाफ करते हैं, हु विल आपका चला जाएगा यहीं से, हु विल, ठीक है। या फिर हो जाए क्या विच विल, विच यहीं से हो जाएगा आपका विल। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल सा बस इतना है कि जो विल है, विल जब भी आपका फ्रेजिंग में आता है, अकेले की बात नहीं हो रही है, फ्रेजिंग में जॉइनिंग में आएगा, तो ही आप वहां पे क्या करोगे, विल के लिए सिर्फ आपको एक एल का कॉन्सोनेंट बना देना है। उस एल में कोई वॉवल की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ एल का कॉन्सोनेंट बनाओगे, वो एल का कॉन्सोनेंट ही पूरे विल वर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो बताइएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा टॉपिक और रहेगा, ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा ही है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज आपके में, वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं 5, एक छोटा टॉपिक बताऊंगी, अब तुम्हारा होमवर्क है। देखो गाइस, सबसे पहले तो बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, डिक्टेशंस वगैरह की थोड़ा ज्यादा वीडियो बना रही हूँ मैं इस टाइम पे, उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। उनका एग्जाम 3 और 4 को ही है, तो हफ्ते 10 दिन का ही टाइम है, 12 दिन का, इसलिए मैं आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही हूँ। उनके एग्जाम के पास सारा टाइम आप लोगों के लिए ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तब तक के लिए थोड़ा मैंने आपको एक्स्ट्रा करा दिया है, मतलब आप ये मत सोचना कि हमारे दिन वेस्ट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो मैं आपको एक दिन में पढ़ाती हूँ ना, वो आपका 4 से 5 दिन का काम होता है, उसके बाद मैं थोड़ा डिले कर देती हूँ, नहीं पढ़ा पाती हूँ, तो उसमें आपका कोई लॉस नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर आप उस काम को धीरे धीरे भी कर रहे हो, मतलब आपका काम वो 4-5 दिन का ही मैंने कराया है, तो सिंगल डे में होना वैसे भी वो पॉसिबल नहीं है। तो आप टेंशन मत लेना कि हाय हमारा लॉस हो गया, कहने का मतलब कि हमारी क्लासेस प्रॉपर नहीं हो रही हैं, तो हमारा काम कम हो रहा है, या हमें कम पढ़ाया जा रहा है, या हमारा सिलेबस कवर नहीं, सब हो जाएगा फटाफट से, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। तो अभी भी जैसे मैंने आपको ये करा दिया, थोड़ा सा मैं आपको और टॉपिक कराऊंगी, उसके बाद फिर आपका काम है, ठीक है, एक साथ आपको 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अगर ये वर्ड्स कर चुके हो तो होमवर्क बहुत थोड़ा ही रह जाएगा, नहीं किया तो फिर देखो बर्डन ज्यादा होगा, क्योंकि तुमने ही बढ़ा रखा है बर्डन, फिर मेरा फॉल्ट नहीं है, आपकी गलती है, ठीक है जी। तो वो मैं करा देती हूँ, अभी थोड़ा टॉपिक रह गया है, बस 2-3 टॉपिक और है, छोटे छोटे से हैं, नन्हे मुन्ने से, ज्यादा बड़े नहीं है। उसके बाद सीधा आपके 5 चैप्टर कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगी आपका टेस्ट, बट पहले अभी हम जो हमारा 1-2 टॉपिक रह गए हैं उसको करते हैं कंप्लीट, ठीक है, ठीक है जी। तो वहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम क्या, फ्रेजिंग पे। फ्रेजिंग क्या होती है, ये सब ना बेसिक है, बेसिक इन द सेंस कि ये सब का अभी तो कुछ यूज नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है, बट जब आप एक्सरसाइज करोगे ना, भी आप पैराग्राफ्स बनाओगे, तो वहां पे इनका यूज होगा, इसलिए आपको बताया जा रहा है, डरो मत कि इसका भी ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, कुछ नहीं है, ऐश करना है तुम्हें बस ठीक है, टेंशन मत, और काम है भी 2-4 महीने का ही है, उसके बाद तो मजे ही मजे है, ठीक है। फ्रेजिंग पे आते हैं। फ्रेजिंग क्या होती है, देखो मान लो मैंने वर्ड लिखा टू डू, फ्रेजिंग मतलब ज्वाइनिंग करना ही होता है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होता। देखो जब आप वो प्लेलिस्ट पढ़ लोगे बेसिक शॉर्ट फॉर्म की, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। टू की शॉर्ट फॉर्म मैंने पढ़ी, बताई है आपको, इस तरीके से होता है। टू में हम जो है पी को हाफ करते हैं सेकंड पे, डू बनता है ऐसे। ये तो हो गई 2 चीजें अलग अलग।
या तो आप ऐसे बनाओगे, गलत नहीं है, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप दोनों को बनाओगे अलग अलग, पेंसिल से ये बनाओगे, फिर पेंसिल उठा के इसको बनाओगे। सेकंड ऑप्शन क्या है, मैं फ्रेजिंग कर दूं इनकी, मतलब इनको एक साथ है, इनको बना दूं मैं जॉइनिंग में। कैसे, ये बनाया मैंने 2, ठीक है। अब 2 जहां पे खत्म हुआ है, पेंसिल को बिना उठाए, नेक्स्ट क्या है, डू, वहीं से कंटिन्यू कर दो। अब जब हम डू को बनाएंगे तो ये हो गया हमारा टू डू। टू की तो क्लियरली प्लेसिंग दिख रही है, लेकिन जो मैंने ये डी बनाया है, अब वो डू है, हैड है, डू है या डिफरेंस। क्यों बता रही हूं मैं हैड डू डिफरेंस, क्योंकि जो डी की शॉर्ट फॉर्म होती है वो 3 होती है। फर्स्ट पे होता है हैड, सेकंड पे होता है डू, थर्ड पे होता है डिफरेंस। सॉरी, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें चेक करना होता है कि वो वहां पे क्या है। वैसे तो अलग अलग दिख रहा है कि ये फर्स्ट का हैड होगा, सेकंड का डू, थर्ड का डिफरेंस, बट क्योंकि जब हमने ज्वाइनिंग कर दी तो ज्वाइनिंग करने के बाद इसकी प्लेसिंग तो दिख रही है 2 की, लेकिन डू की प्लेसिंग मतलब डी की प्लेसिंग तो नहीं दिख रही है। तो हमें नहीं पता कि जो ये डी है वो डू को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैड को रिप्रेजेंट कर रहा है या डिफरेंस को। तो उसके लिए हमें सेंस लगानी पड़ेगी, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा कि वहां पे किसके अकॉर्डिंग सेंस बन रही है, किसके अकॉर्डिंग क्या मीनिंग बन रहा है। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है आपको, ज्वाइनिंग में बनाना है। ये भी गलत नहीं है, बस यहाँ पे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्या हो जाए, बट विच, ये होता है बट, ये होता है विच, अलग अलग साथ में बनाते हो। बट बनाया, जहां पे बट खत्म हो वहीं से बना दो विच। विच की शॉर्ट फॉर्म बताइए, मच विच ईच, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मच विच ईच। तो पहले आप उसको पढ़िएगा शॉर्ट फॉर्म्स को, उसके बाद उसको अप्लाई करिएगा। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सच में कुछ नहीं है, डरो मत। क्योंकि मैडम सबको बोल देती है कुछ नहीं, हमें पता है ना, मुझे भी पता है कुछ नहीं है, मैंने भी किया ही है। नेक्स्ट आते हैं दा के लिए, आपका एक रूल है। अच्छा, दा की मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई है, याद नहीं होगा वो भी, मैंने आपको उसी बेसिक की शॉर्ट फॉर्म में बताया है, ए एन और दा, जो कि हमारा बनता है डार्क डॉट से। याद नहीं है तो पढ़िएगा। डार्क डॉट मतलब अगर आप एक डार्क डॉट बनाते हैं फर्स्ट प्लेस पे, ए और एन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। डिफरेंशिएट नहीं समझ में आ रहा है, वो ए है, क्योंकि देखो वैसे तो हमें पता है, बहुत इजी सा है ये। आर्टिकल होते हैं आपके ए एन दा, वैसे भी तो सेंटेंस में जब आते हैं तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वहां पे ए के अकॉर्डिंग सेंस बन रहा है या वोवल का वर्ड है, तो फिर एन लगाना है, क्या लगाना है उसके अकॉर्डिंग। बट सम टाइम क्या होता है कि हम नहीं समझ पाते कि वहां पे ए क्या, ए है वो डॉट, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है या एन को। तो डिफरेंशिएट करने के लिए सेल्फ के लिए ए आपने ऐसे बनाया, एन भी ऐसे बनेगा, लेकिन दिक्कत आ रही है, ए बना दिया, एन के लिए भी सेम बना के नीचे आप एक स्मॉल डैश लगा सकते हो सेल्फ के लिए। ध्यान रखना, इस डैश का मतलब है कि ये एन को रिप्रेजेंट करेगा। नॉर्मल डॉट है फर्स्ट पे तो वो ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये हम सेल्फ के लिए लगाते हैं, ठीक है। यही डॉट आप लगाते हो सेकंड पर तो वो हो जाता है दा के लिए। तो ये तो मैं आपको पढ़ा चुकी थी पहले, मैंने बस आपको रिवाइज कराया है अभी, ठीक है। अब इस ये वाला दा है, इसका यूज यहाँ पे बताया गया कि दा का क्या यूज है, कहाँ पे है, किस तरीके से। दा मतलब आपका बनता है कुछ इस तरीके से, सेकंड का डॉट सेकंड पे होना चाहिए डार्क डॉट, ठीक है। ये तो सिंपल सा हो गया। ये बोल रहे हैं कि कोई भी वर्ड है उसके पहले अगर दा आता है, फिर तो आप दा के लिए क्या करोगे, डार्क डॉट का यूज करोगे, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म का यूज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई वर्ड है उसके बाद दा आता है, वर्ड के बाद, तो आप दा के लिए क्या करोगे, स्मॉल टिक का यूज करोगे। स्मॉल टिक आर यूज्ड फॉर दा। अब वो टिक कहाँ होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो मान लो मैंने पी बनाया, बी बनाया, टी बनाया, डी बनाया, चे बनाया, जे बनाया, ठीक है, के बनाया, एम बनाया, एन बनाया, कोई भी कॉन्सोनेंट कह लो, आपकी चॉइस है। जितने भी हमने पढ़े हैं ए टू जेड सबकी बात हो रही है, ये बनाया, ठीक है, एस बनाया। अब ये बोल रहे हैं अगर इनके बाद मतलब किसी भी वर्ड के बाद दा है, वर्ड के पहले तो मैं डॉट लगा के फिर जो भी नेक्स्ट होगा लिख दूंगी, लेकिन वर्ड के बाद दा आ रहा है तो दा के पहले वाला लास्ट कॉन्सोनेंट जो भी होगा आप उसमें टिक लगाओगे, लेकिन उस कॉन्सोनेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये जो कॉन्सोनेंट जहां से आया है आपका टिक वापस वहीं जाएगा। अगर ये ऐसे बनाया तो टिक वापस यहीं जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा लेकिन वापस जाएगा। स्मॉल टिक लगाना है, बहुत ही छोटा सा नन्हा मुन्ना सा। इसके साथ इसमें आया बी के बाद तो इधर जाएगा, टी के बाद आया तो इधर जाएगा, बिल्कुल एंगुलर साइन टाइप का बनाना है। तब जब ये दा के बाद है, वर्ड के लास्ट में आप स्टार्टिंग में लगा रहे हो तो रॉन्ग है। कॉन्सोनेंट जहां खत्म होता है वहां पे लगता है, और कॉन्सोनेंट जिस मोशन से आया है दा उसी मोशन में वापस जाएगा। ये इधर से गया, दा इधर आएगा।
ये ऐसे गया, दा इधर जाएगा, ये ऐसे गया, दा इधर जाएगा, ये ऐसे गया, दा इधर आएगा, एस ऐसे आया, दा इधर आएगा, ये ऐसे आया, दा इधर आएगा। नीचे भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई इशू है नहीं। बस आपको देखो, जब भी आप वर्ड में दा लगा रहे हो तो क्लियरली शो होना चाहिए कि वो दा है, आप उसे कोई और अल्फाबेट ना पढ़ो। देखो आगे जाके हम पढ़ेंगे, जो स्ट्रोक्स हम बना रहे हैं ना, हमें इसकी लेंथ को कम करके भी बनाना है, तो कम करने के बाद वो लेंथ किसी और वर्ड को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप इस दा को इस तरीके से बनाना कि आप कंफ्यूज ना हो उस अदर वर्ड में कि शायद मैंने किसी कॉन्सोनेंट को हाफ किया है, आपको ये ना लगे, या वो दा बनाया है ये ना लगे। तो क्लियर होना चाहिए कि टिक है ये स्मॉल साइज का, ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये दा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर नॉर्मली कोई हाविंग मतलब कोई कॉन्सोनेंट शॉर्ट किया है तो उसकी लेंथ क्लियरली पता लगे कि वहां पे मैंने कॉन्सोनेंट को हाफ किया है या मैंने दा का टिक का यूज किया है, ध्यान रखना। प्लस ये टिक वर्ड के बाद दा आएगा तो ही, जैसे कि मैं वर्ड लिख देती हूं, दा पेड, दा पहले आया, पेड बाद में आया, यहाँ पे क्या टिक का यूज होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर वर्ड के पहले दा है तो हम डॉट का यूज ही करते हैं। सेकंड पे दा, फिर क्या है, पेड की प्लेसिंग क्या होगी? वॉवल को रिवाइज करा होगा तो अच्छे से आता होगा, सेकंड पे पी, सेकंड पे डी, द पेड। ठीक है, अगर आपका यही वर्ड होता क्या, पेड दा, यहाँ पे पहले ये बताओ दा के लिए क्या यूज होगा? यहाँ पे दा के लिए यूज होगा आपका टिक। क्यों? क्योंकि वर्ड के बाद दा आया तो हम स्मॉल टिक का यूज करते हैं। ठीक है, दा के जस्ट पहले जो स्ट्रोक होगा, ये नहीं दा कहीं पे भी लगा रहे हो, ना ना ना, दा के पहले क्या स्ट्रोक है? डी, पहले आउटलाइन बनाते हैं। पेड की प्लेसिंग क्या है? सेकंड पेड हो गया। अब क्या है यहाँ पे दा, तो दा के पहले क्या था? डी, इसी डी में इस तरीके से टिक लगा दोगे। अब अगर कोई वॉवल है वर्ड का तो अब लगेगा, मतलब आउटलाइन पहले पूरी कंप्लीट करनी है, जो भी दा वगैरह है उसको कंप्लीट करना है, देन उसके बाद पेन या पेंसिल को उठा के वॉवल को पुट करना है, इसका ध्यान रखिएगा। या फिर वर्ड हो जाए पे दा, पे दा, अब लग गया वोवल। क्लियर हो रहा है? दा वर्ड के बाद आएगा तो ही अप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। विच द, विच की शॉर्ट फॉर्म होती है विच द, ठीक है। या फिर क्या हो जाए, डेट द, डेट की प्लेसिंग भी सेकंड होती है, याद नहीं होगा वोवल क्योंकि क्लियर नहीं होंगे, मैं ही बता देती हूँ तुमको, सारा है डेट द। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो हो गए वर्ड्स की बात की। किसी भी वर्ड के बाद अगर दा आता है तो जिस भी कॉन्सोनेंट में आप दा लगा रहे हो उस कॉन्सोनेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक एंगुलर साइन बनता हुआ आपका जो है वो बन जाएगा, आपका दा का टिक बन जाएगा। ठीक है जी, इसको ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये तो वर्ड में दा लग रहा था, मान लो किसी शॉर्ट फॉर्म में आ जाए तो वहां पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको, जैसे कि ऑफ द, टू द, एंड द। ये जो ऑफ है, टू है, एंड शुड इसकी शॉर्ट फॉर्म है। बार बार बोल रही हूँ, बेसिक वाली जो शॉर्ट फॉर्म है उसकी वीडियो को, उसकी प्लेलिस्ट को अच्छे से देख के याद कर लो, फिर ये करोगे तो फटाफट से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, रटना भी नहीं पड़ेगा, वहां पे मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रखा है। एंड द, शुड द हो गया, ठीक है, और ऑफ द, टू द, ऑन द, बट द। ठीक है, अब देखो ऑफ कैसे बनता है, या फिर क्या हो जाए, ऑल द, टू द। ऑफ में शॉर्ट फॉर्म तुम्हें याद नहीं है, मेरी मेहनत करवाओगे तुम लोग। ऑफ के लिए पी को हाफ करते हैं, टू के लिए पी को सेकंड पे हाफ करते हैं। ठीक है, अब साथ में आ रहा है दा, ये जो दा जहां मतलब पी जहां से हाफ किया उसी की तरफ आपका चला जाएगा दा। ठीक है, इसको बताती हूँ बाद में, अभी थोड़ा सा अलग रूल है उसमें। एंड द और शुड द, एंड में हम अपवर्ड वाले आर को 1/3 करते हैं, हाफ करते हैं। फर्स्ट पे आर बनता है, अपवर्ड मोशन में ध्यान रखना, अगर मोशन चेंज कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, वो कुछ और बन जाएगा। सेकंड पे आर हाफ होता है तो वो होता है एंड। अब इसके बाद द आ रहा है तो ये जहां से गया दा वापिस यहीं आएगा, ये जहां से गया दा वापिस यहीं आएगा। ऑन द में, ऑन और बट में टी को हाफ करते हैं फर्स्ट प्लेस पे। अगर साथ में दा भी आ रहा है, ऑन के लिए एक स्पेशल रूल है, जब भी ऑन में दा जुड़ता है तो ये ऐसे ना बना के हल्का सा तिरछा होता है। ऐसे क्यों नहीं बनता? ऐसे एक शॉर्ट फॉर्म भी मैंने आपको उसी बेसिक वाली में शायद से बता रखी है या एडवांस में बताई होगी, ये वाई की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो अगर हम सीधा बनाएंगे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे वो ऑन दा है या फिर वो वाई की शॉर्ट फॉर्म है। इसलिए जब भी ऑन में दा जुड़ेगा, जो ऑन है वो हल्का स्लाइड होके फिर वहीं से दा बन जाएगा। बट दा में भी सेम है, ये भी आपका बट दा कुछ इस तरीके से बन जाता है सेकंड पे। ठीक है,
हाँ, एक टू द है, ये भी आपका एक्सेप्शनल केस है। इसमें क्या होता है, टू बना, जो दा है ये सेम मोशन में ना जाके ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, बिल्कुल सामने की तरफ बनेगा। ये वाला आपका एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट है ऑल की शॉर्ट फॉर्म है दा, ये भी आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, इनको थोड़ा अच्छे से यहाँ पे बस आपको मोशन थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने हैं, अच्छे से मोशन आपको पता होने चाहिए कि किस वर्ड में, या वर्ड में तो इजी है, थोड़ा सा इन शॉर्ट फॉर्म का ध्यान रखना है कि ऑफ दा में दा कहाँ जा रहा है, ऑन दा में, बट दा में, या एंड दा में, शुड दा में, इन सब में जो है वो दा का मोशन किस तरफ बन रहा है, आपको बस इतना सा माइंड में रखना है और कुछ भी नहीं करना। इतना क्लियर हो गया तो बस कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना, इतना क्लियर हो गया होगा। अब कुछ भी नहीं बचा, लास्ट आपके आते हैं पंचुएशन। ठीक है गाइस, लास्ट आते हैं पंचुएशंस पे। पंचुएशंस मतलब जो आपके साइन वगैरह होते हैं कि कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फुल स्टॉप की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो ज्यादा रिपीटेड, जो ज्यादा यूज होते हैं उनकी ही बात करेंगे, बाकी सबका कोई इतना है नहीं। नेक्स्ट आते हैं एक्सक्लेमेशन पे, नेक्स्ट आते हैं हाइफन पे, नेक्स्ट आते हैं डैश पे, नेक्स्ट आते हैं पैरेंथेसिस वगैरह पे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फुल स्टॉप की। फुल स्टॉप कैसे लगाते हैं, अब तक क्या पढ़ा है। मान लो मेरा सेंटेंस खत्म हो गया, यहाँ पे ये लगा दिया मैंने फुल स्टॉप। अब अगर मैं स्टेनो के अंदर, शॉर्ट हैंड के अंदर इस तरीके से जैसे अब तक हम लगाते आए अपने इंग्लिश में फुल स्टॉप, वैसे फुल स्टॉप लगाती हूँ, तो क्या आप उसे फुल स्टॉप ही पढ़ोगे? आप खुद बताओ मुझे, जितना अब तक आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या समझ आता है। अगर मैं फुल स्टॉप, जहां पे मेरा सेंटेंस फिनिश हुआ, मैं फुल स्टॉप के लिए डॉट का यूज करती हूँ, तो क्या मैं उसे फुल स्टॉप पढ़ूंगी या मैं उसे कुछ और भी पढ़ सकती हूँ? बताइए, इसको हम कुछ और भी पढ़ सकते हैं क्या? इसको शायद हम दा भी पढ़ सकते हैं। हमने पढ़ा है कि अगर हम लाइन के ऊपर एक डार्क डॉट का यूज करते हैं तो वो तो हमारा दा को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर हम डॉट का यूज कर देंगे इस तरीके से लाइन पर तो उसे तो हम दा पढ़ लेंगे। फिर हम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि जो ये डॉट है वो हमने फुल स्टॉप के लिए लगाया है या फिर दा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पिटमैन जी ने क्या करा, उन्होंने बोला जहां पे भी फुल स्टॉप आएगा आप इस डॉट का यूज ना करके क्या करोगे, उसी डॉट के प्लेस पे हमें स्मॉल क्रॉस लगाना है। बिल्कुल छोटा नन्हा मुन्ना सा, इतना बड़ा मत लगा देना काटा वाटा बिल्कुल जरा सा क्रॉस लगाना है। सेंटेंस खत्म हुआ, फुल स्टॉप आया, क्रॉस लाइन पर, उसी डॉट की प्लेस पे डॉट ना लगा के क्रॉस लगेगा। क्यों? क्योंकि हम उस डॉट को दा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क का साइन। क्या होता है? कुछ इस तरीके से होता है। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए मेरे साइन थोड़े ऐसे बनते हैं, बट तुम मेरी भावनाओं को समझना, मेरी राइटिंग में मत जाना। ठीक है, तो ये है डॉट, ये होता है क्वेश्चन मार्क। सेम चीज है, यहाँ पे भी डॉट की जगह पे क्या कर देंगे, क्रॉस लगा देंगे। जहां पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा वहां पे भी क्या हो जाएगा, क्रॉस। क्लियर? एक्सक्लेमेशन, अब हिंदी में आई थिंक इसे अल्प विराम या क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। ठीक है, हिंदी का थोड़ा कम मुझे आइडिया है। तो ये होता है डॉट, डॉट की जगह पे क्या कर देंगे हम, इस तरीके से क्रॉस लगा देंगे। कुछ भी नहीं करना, डॉट की जगह पे क्रॉस लगाना है, वो भी छोटा सा। हाइफन जो है, हाइफन जब भी हाइफन की बात यहाँ स्टेनो में होगी तो आपको एक इक्वल टू का साइन लगाना है। जब भी हाइफन की बात होगी आप इक्वल टू का साइन लगाओगे। डैश की बात होगी आप कुछ इस तरीके से इसका यूज करोगे, ऐसे टिक है फिर सीधा है फिर ऐसे, ऐसे टिक है फिर सीधा है फिर ऐसे, अगर डैश आता है तो। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स वगैरह की बात हो रही है। देखो, अगर मैं ब्रैकेट के लिए सिर्फ ऐसे ब्रैकेट बना के छोड़ दूं तो शायद मैं से इथ या एस का कॉन्सोनेंट भी पढ़ सकती हूँ थर्ड प्लेस पे, तो मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगी कि ये कोई ब्रैकेट है या फिर मेरे कॉन्सोनेंट है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब भी हम ब्रैकेट लगाते हैं हम इनके मिड में ऐसे करके कट का यूज करते हैं। ठीक है, चाहे आप पास में लगाओ दूर लगाओ, आपको मिड से कट करना होता है इस तरीके से, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि हाँ ये मैंने ब्रैकेट का यूज किया है, मेरे कोई कॉन्सोनेंट वगैरह नहीं है, इथ का या एस जी का कोई कॉन्सोनेंट नहीं है। ठीक है गाइस, तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो आप बताइएगा, पहले यहां तक अच्छे से क्लियर करिएगा। यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, या अलग से मुझे आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स वगैरह आप मुझे वहां पे पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूंगी। ठीक है गाइस, तो यहां तक करिएगा। इसका थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क बता देती हूँ, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ये, डरना मत। वैसे शायद 3-4 दिन क्लास ना हो पाए फिर से थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया है आज। इसका काम भी है अच्छा खासा, टेंशन मत लो। तो यहां तक जितना मैंने बताया पहले उसको अच्छे से रिवाइज करना। इस वीडियो को 1 से 2 से 3 बार देखना, स्पेशली स्टार्टिंग का जो था और ये जो लास्ट में मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ वर्ड्स करने हैं। मैं पेज नंबर बता रही हूँ,
पेज नंबर 7 पे देखेंगे आप, जो ये इट विल वाला वर्ड दिए हुए हैं इन अ फ्रेज में, इट विल से लेके दे विल हैव तक ये 2 लाइन के वर्ड्स करेंगे आप। वही कम से कम 2-2 लाइन में करते हैं, सिंगल वर्ड ना। आप चीटिंग मत करना, इंग्लिश में लिख लेना, फर्स्ट टाइम खुद से बनाना। जैसे मैंने बता रखा है कैसे करते हो, जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है क्या, मैं रफली बता दे रही हूँ, कॉपी के एक कोने पे लिखना आप, इट विल 2 लाइन छोड़ना, फिर नेक्स्ट वर्ड बुक को बंद करेंगे, खुद से बनाएंगे, चेक करेंगे सही है, फिर 2 लाइन में उसे कंप्लीट कर देना। ठीक है, तो आपको इट विल से लेके दे विल हैव तक के ये वाले वर्ड करने हैं, विल वाले वर्ड हैं जो अभी मैंने बताए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम पेज नंबर 12 पे। ये वाले वर्ड्स आपने नहीं किए हैं, जो मैंने आपको रूल बताया ना आज, कौन सा, हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड का। आप पहले भी कर सकते थे बट शायद थोड़ा कंफ्यूजन होता, बट अब अगर आपने अच्छे से वीडियो देख ली, वो वाले जो मैंने अभी आपको 3 केसेस बताए हैं, 3 रूल्स बताए हैं, हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड का, अपवर्ड का और प्लस हॉरिजॉन्टल का, तो इसमें तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आपको ये वाले वर्ड्स करने हैं, ये आपके हॉरिजॉन्टल प्लस डाउनवर्ड का केस है पेज नंबर 12 पे। फिर आते हैं पेज नंबर 13 पे, लास्ट में नोट दिया हुआ है वो वाई वाले वर्ड है, कि अगर आपका वर्ड जो है वाई पे खत्म होता है, साउंड ई का है, तो आप लास्ट में डॉट लगाते हैं। तो ये आपको बेबी से लेके अपॉलॉजी तक का वर्ड करना है, थोड़ा सा ही है, डरो मत तुम डरते तो मैं डर जाती हूँ। नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 14 पे। 14 पे ये की, किक, कुक वगैरह, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लस हॉरिजॉन्टल वाला रूल है। ठीक है, कि आपको जो मैंने बताया अभी कि दोनों हॉरिजॉन्टल है, साउंड थर्ड का, तो लाइन पर ही बनते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसी भी वर्ड में या शॉर्ट फॉर्म के लास्ट में इंग आता है, तो बस आपको इंग का कॉन्सोनेंट ऐड करना है इंडिविजुअल, उस इंग में किसी वॉवल की जरूरत नहीं है, मेकिंग, टेकिंग, लिविंग वगैरह। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो जाएगा। जब आपको यहां तक क्लियर हो जाता है, उसके बाद सुन लो अब क्या करना है। यहां तक वर्ड्स करने के बाद एक बार वॉवल सारे दोबारा से रिवाइज करना, 12 के 12, मतलब ऐसे रीड कर करके, अगर डाउट हो तो बेशक लिख के करना। सारे आप वॉवल्स रिवाइज करोगे, जो अभी ये बताया मैंने आपको, ऑन द, बट द, फ्रेजिंग, वो रिवाइज करोगे, प्लस जो बेसिक की शॉर्ट फॉर्म है वो आप रिवाइज करना, एटलीस्ट जहां मैंने हाफ तक बताया, मतलब पीबीटीडी वाली वो सारी करना। जब वो शॉर्ट फॉर्म रिवाइज हो जाए, ये वाली हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद होमवर्क क्या है। अब देखो, मेरी तरफ से आपके 1 से लेके 5 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। आप बोलोगे अरे ये कैसे कब हो गया, ये आपने ही किया है, मैंने नहीं किया है आपके भी हो चुके हैं, थोड़ा सा बस समझ नहीं पा रहे हो तुम। देखो, वर्ड्स सारे हो जाएंगे, जो मैंने अभी वर्ड्स बताए वो करना। वो हो जाने के बाद फिर क्या करना है आपको, वर्ड्स हो जाएंगे, एक सेकेंड, वर्ड्स हो जाएंगे, उसके बाद क्या करना है आपको, रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आपको ये देखना है, एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो जाएंगी आपके। देखो, मेरे अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट से लेके मैं आपको चैप्टर 5 तक करा चुकी हूँ, चैप्टर 5 तक के वर्ड्स करा चुकी हूँ। तो वर्ड्स आप जो थोड़े बहुत पेंडिंग है, जो मैंने बताया आज, वो कर लोगे। वर्ड्स के बाद अब आपको करनी है ये एक्सरसाइजेस, ठीक है, वो बताती हूँ मैं कैसे करनी है, उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है जी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। आपको सबसे पहले अपनी की खोलनी है, ये वाली की हो गई, चीटिंग भी कर सकते हो। वर्ड्स के बाद करना, बार बार बोल रही हूँ, अगर वॉवल अच्छे से रिवाइज हो गए हैं, जितना होमवर्क बताया वो सारा हो चुका है वर्ड्स के, और वॉवल माइंड में अच्छे से फिक्स है कि ये साउंड के लिए ये प्लेसिंग है, ये वॉवल है, जो भी है, तो आप एक्सरसाइज पे आना। एक्सरसाइज नंबर 1, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है, यहाँ पे दे रखा है इंग्लिश में, तो आपको की रखनी है ऊपर, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है, इस बेशक आंसर वाली को साइड में रख दो, अभी देखने की जरूरत नहीं है। अब आप पढ़ते जाना। पहला वर्ड क्या लिखा है, पेंसिल से करना है, मैं आपको पेन से बता रही हूँ। पहला वर्ड क्या है, द। द की प्लेसिंग क्या होती है, सेकंड पे डार्क डॉट। फिर क्या है, डेट। डेट की प्लेसिंग क्या होती है, खुद से बनाना। अगर दिक्कत है तो आप ऊपर वॉवल के वर्ड लिख लो, लैड, लेड, लेड, फर्स्ट, सेकंड, सेकंड, लीव, इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग लिख लो, तुम्हारी इच्छा है, वो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है डेट। डेट किस में जा रहा है, लेड में सेकंड पे, मतलब डी सेकंड पे और टी, ये हो गया डेट। फिर क्या है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के लिए क्या करेंगे, लगा दिया हमने क्रॉस। फिर क्या आया, द। द के लिए क्या हो जाएगा, डॉट। द के बाद क्या है, पेज, पी सेकंड का, जे, ये हो गया आपका पेज। फिर क्या आया, फुल स्टॉप। नंबरिंग करो ना करो, आपकी इच्छा है। फिर क्या है, डेट द। अब देखो, यहां पे जो डेट द है,
पहली बात तो जो ये डैश लग रहा है छोटा सा, अब ये वो वाला डैश नहीं जो मैंने आपको बोला कि डैश के लिए आप ये बनाओगे, नहीं, वो डैश का अलग मीनिंग है, वो अलग तरीके से आएगा। अगर इस तरीके से डैश आता है इसका मतलब कंफर्म है कि आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग करनी है। पेंसिल को बिना उठाए आपको यहाँ पे इसको वन टाइम में बनाना है, पेंसिल को नहीं उठाना है, ठीक है। ध्यान रखना कैसे, जैसे जब भी ये वाला डैश लगा, देखो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे भी लगा है, दैट मीन्स ये आपका ज्वाइनिंग में ही बनेगा, आपको यहाँ पेंसिल नहीं उठानी। डेट द, वैसे भी द वर्ड की बात है तो द के लिए क्या यूज होगा, टिक, डेट, जहां पे खत्म हो जाए टिक, डेट, द, फिर उसके बाद क्या है पेज, पेज की प्लेसिंग क्या हो गई सेकंड, फिर है फुल स्टॉप, फिर क्या है द के लिए सेकंड का पे हो गया डार्क डॉट, फिर क्या है डेट, डेट में जो होता है बी होता है साइलेंट, डेप्ट नहीं होता डेट, मतलब सेकंड पे लेड वाले में जा रहा है डी और टी, लेड। मैं बहुत फास्ट बता रही हूँ क्योंकि मेरे को वोवल अच्छे से आते हैं, आपको भी आएंगे अगर आप रिवाइज करेंगे। सोचेंगे मैडम फटाफट गाना गा देती है, मैडम को गाना आता है ना, ये वाला स्टेनो वाला। पे दा के लिए टिक चला जाएगा यहाँ, फिर हो गया डेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते जाओगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हु पेड द, अब ये डैश का मतलब, डैश नहीं, डैश का मतलब इनको बनाना है ज्वाइनिंग में, पेड द, तो आप इस तरीके से बनाओगे, ठीक है। एक बार आपने कर लिया इस तरीके से, जो वर्ड नहीं आ रहा समझ में कोई दिक्कत नहीं है, ये है ना हमारे पास चीटिंग करने के लिए, इसको खोलो देख लो कैसे बना है क्यों बना है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आपने इसको यहां तक एप तक कंप्लीट कर लिया, हो गया, ठीक है। फर्स्ट टाइम करा, फर्स्ट टाइम करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद इस बुक को खोला, चेक किया कौन सा वर्ड कैसे कहां पे, खुद से रीड कर करके करना, द डेट द पेज, डेट द पेज, डेट द पेज, पे द, इस तरीके से आप चेक कर लोगे। चेक कर लिया, अगर कोई गलती है करेक्शन सर्कल लगाना, उसे इरेज करके मतलब करेक्ट कर लेना, करेक्ट कर लिया। अब इन दोनों किताबों को भूल जाओ, सोचो है ही नहीं किताब, रख दो साइड में। ये तो हो गया, ये आपका हो गया क्या फर्स्ट टाइम, एक बार कंप्लीट हो गया, करेक्शन कर ली जितनी करनी थी। अब आ जाओ सेकंड टाइम, दूसरी बार करेंगे फिर से एक्सरसाइज 1। अब जो करोगे, जो अभी ऊपर देखो बहुत साफ साफ सुंदर सुंदर क्लीन क्लीन बनाना, जो तुम्हें समझ आए। सेकेंड टाइम इसको पढ़ना है पहले, तो ये नहीं पहले पेंसिल चल रही है, पहले दिमाग चलना चाहिए, जुबान चलनी चाहिए कि है क्या, उसको पढ़ के सुनाओ अपने आप को। क्या वर्ड है ये, द, पढ़ा लिखा द, फिर क्या है डी है, फिर वॉवल है, फिर टी है, क्या हो गया डेट, फिर फुल स्टॉप, फिर क्या है द, फिर क्या है पी है लाइट कॉन्सोनेंट, फिर डार्क डॉट है, फिर ये क्या हो जाएगा पेज, फिर फुल स्टॉप। तो पढ़ पढ़ के बनाना है, जो वर्ड नहीं आ रहा पढ़ने फिर देखो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक एक्सरसाइज को आपको मिनिमम 3 बार करना है। फर्स्ट टाइम लिखा, जो नहीं आया चीटिंग करी भरपूर मात्रा में, चाहो तो सारे देख देख के बना लो, मतलब जो नहीं आ रहे वो सारे नहीं लपेट देने, ठीक है। तो चीटिंग कर सकते हो, फर्स्ट टाइम आप अपना जी भर के जैसी आपकी इच्छा करे, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन कर लेना। सेकंड टाइम ऊपर वाले में से पढ़ पढ़ के बनाना, जो वर्ड ना आए एक आधा कोशिश करना, सेकंड वाले में कम ही देखना पड़े। वैसे अगर आपने फर्स्ट टाइम वाला खुद से बनाया था तो कंफर्म है सेकंड टाइम में आपको 2 से 4 वर्ड ही देखने पड़ेंगे, वरना नहीं देखने पड़ेंगे। फर्स्ट वाले को पढ़ के सेकंड वाला बना लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे भी, और पहले पढ़ना फिर बनाना, क्योंकि रीडिंग मस्ट है। अगर आपको सिर्फ स्टेनो लिखने आ गई, पढ़ने नहीं आया ना, तो फिर भूल जाओ स्टेनोग्राफर बनना, ठीक है जी। फिर आप रहने दीजिएगा, यहीं पे विराम कर लीजिएगा, आगे मत बढ़िएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट टाइम करेक्शन करी, उसको करने के बाद उसको पढ़ के सेकंड टाइम बनाया। सेकंड टाइम अगर आपको लग रहा है एक आधा वर्ड नहीं आ रहा, मिस्टेक्स हो रही है, करेक्शन कर लेना। फिर सेकंड के बाद दोबारा यहाँ पे बनाओगे आप क्या, थर्ड टाइम सेकंड वाले को पढ़ के उसको दोबारा से लिखोगे, क्या द डेट, इस तरीके से, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे खुद, अगर आपने ईमानदारी से किया होगा, थर्ड टाइम में आपको मैक्सिमम मतलब 1 से 2 वर्ड ही उस ऊपर वाले में या उस बुक में देखने पड़ेंगे, या आपको नहीं आ रहा होगा पढ़ने, वरना मैक्सिमम 95% तो आप आराम से वर्ड को पहचान लोगे, पढ़ लोगे, वॉवल बना लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से बनाना। एक एक्सरसाइज को मिनिमम 3 टाइम्स करना। फर्स्ट टाइम जितना चीटिंग करना है कर लो, अगर नहीं आ रहा, वॉवल में दिक्कत है, सबसे पहले वॉवल को रिवाइज करना, उसके बाद करना दा वगैरह जो भी रूल्स बताए हैं। सेकंड वाला हमेशा फर्स्ट वाले को देख के करना, फर्स्ट वाले में करेक्शन वगैरह करने के बाद करना, वरना गलती रिपीट करते जाओगे तो वही आपके हाथों पे और माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड टाइम भी लग रहा है एक आध करेक्शन करनी है, मिस्टेक्स है तो उसे भी करेक्ट करके फिर सेकंड वाले को पढ़ के थर्ड टाइम बनाओगे, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है। होमवर्क ज्यादा है, अब बता रही हूँ, डरना मत प्लीज। सॉरी मैडम ने सदमा दे दिया।
एक्सरसाइज नंबर 1 है, 1 से लेके आपको 12 तक करनी है। मैं यहां लिख देती हूं, एक्सरसाइज 1 to 12 3 टाइम्स, एक को 3 बार। अब ऐसे भी मत करना है, पहले एक को एक बार कर लिया, दूसरी को भी एक बार कर लिया, तीसरी को भी एक बार कर लिया, तो उससे क्या होगा ना, वर्ड भूल जाओगे। क्यों? अगर एक को एक बार किया, फिर दोबारा किया, वही वर्ड रिपीट हुआ, माइंड में वर्ड बैठ रहे हैं, हाथों पे भी बैठ रहे हैं, प्लस उसको रीडिंग करना भी आ रहा है। फिर सेकंड को दोबारा लिखोगे, मतलब उसी को पढ़ के थर्ड टाइम लिख रहे हो, फिर वर्ड और अच्छे से रिमाइंड करते जाओगे, माइंड में आपके अच्छे से बैठते जाएंगे। तो ऐसे करना, पहले एक को, कोई भी एक को उठाओ, 3 बार कंप्लीट करो उसको पूरा, फिर नेक्स्ट वाले को उठाओ, उसको 3 बार कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट वाले को उठाओ। ठीक है? तो इसमें आपको सबके आंसर मिल जाएंगे, मतलब सबकी आउटलाइंस मिल जाएगी, और जो की है उसमें आपको मिल जाएंगे इंग्लिश में सबके मैटर। ठीक है? तो 1 से लेके लास्ट आपको करना है 12 का मतलब 1 से लेके 5 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, मेरी तरफ से खत्म है। आपको इस 1 से लेके 5 चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप कृपया करके उसको पूछें, डरे नहीं, शर्माए नहीं, और ये टेंशन ना ले कि हाय मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, सबको तो आ रहा है। किसी को नहीं आ रहा, ठीक है, और सबको भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि इतना कोई हार्ड है नहीं, बस थोड़ा सा ट्रिक वाला सिस्टम है ना, प्रैक्टिस के ऊपर है और कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करते जाओगे, सिर्फ आपको साउंड का एक क्लियर होना चाहिए कि किस साउंड में कितना डिफरेंस है, लाइट है, हैवी है, लॉन्ग की चढ़ाई क्या है, वो है बस, और कुछ भी नहीं है। शॉर्ट फॉर्म आपको नॉर्मली बस याद करनी है, वो शॉर्ट फॉर्म के लिए मैंने आपकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको वहां जाके अच्छे से याद करिए, उसको पढ़िए, उसको आप मिनिमम 5-6 लाइन में लिख लिख के या फिर हाफ पेजेस पे लिख के याद करिएगा शॉर्ट फॉर्म्स को। 3-4 दिन या हफ्ते के बाद ही मैं अब शायद पढ़ा पाऊंगी आपको। क्यों? क्योंकि होमवर्क भी ज्यादा है, प्लस थोड़ा सा अभी मेरा ध्यान डिक्टेशन वाले बच्चों पे ज्यादा है। ठीक है? तो आप कोशिश करिएगा, तब तक आपका ये होमवर्क हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी, चैप्टर 6। अब चैप्टर 6 के बाद कोई टाइम नहीं लगेगा, हम बहुत फास्ट करेंगे। जो टाइम लगना था यहीं तक लगना था, यही आपका बेसिक था, ये वॉवल में टाइम लगना था। तो आप ध्यान रखिएगा, बस आप यहां तक अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको ये 5 चैप्टर में सिर्फ वॉवल ही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के, यहां तक क्लियर हो गया तो फिर समझ लो तुम बन गए स्टेनोग्राफर। ठीक है? फिर माइंड में बिठा लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत थी यहीं तक थी। तो आप इसका यहाँ तक का होमवर्क कर लीजिएगा। कोई भी डाउट है बताइएगा, वॉवल में, साउंड में, दा वगैरह में, फ्रेजिंग में, शॉर्ट फॉर्म में, विल वाले वर्ड में, इंग वाले में, किसी में भी है। एक्सरसाइज मुझे नेक्स्ट क्लास में 1 से लेके 12 तक कंप्लीट चाहिए। अगर होमवर्क नहीं हुआ होगा तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, पहले बता रही हूँ। अगर यहाँ तक होमवर्क कंप्लीट नहीं है तो आप प्लीज मत पढ़िएगा, और आप लोग प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जिसका भी होमवर्क कंप्लीट हो जाता है वो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे वहां पे भेज दे, मैं चेक करूंगी किसका कहाँ तक होमवर्क हुआ है। ठीक है? जो भी आपके क्वेरी वगैरह हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, कंफ्यूजन है, वो आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो, उसे क्लियर कर सकते हो। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं मुझसे पूछें, प्लस मुझे होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वहां पे दिखाएं जरूर कि मैम मैंने ये कर लिया है, यहाँ तक हो गया है या नहीं हुआ। आप मुझे डेली जितना होमवर्क करते हैं उसको वहां पे दिखाएं। और बार बार बोल रही हूँ, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करो, अभी से लग जाओ। बाद में सोचोगे कि मैं रिटर्न के बाद करूंगा या फॉर्म आने के बाद करूंगा, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है? टाइम लग जाएगा, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, टाइम भी देना पड़ता है, बाद में ओवरलोड हो जाएगा, उससे बेटर है अभी से कर लो। क्यों इतनी ज्यादा बर्डन बढ़ाओ, अपना काम बढ़ाओ। ठीक है? ठीक है गाइस, तो आप लोग इतना कर लीजिएगा, और थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए, लाइक एंड शेयर करने के लिए। और हाँ, इस वीडियो को भी शेयर कर देना ताकि किसी की हेल्प हो जाए, जिसको सीखना होगा उसको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।